अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, कल प्रोग्राम में जो हमारी गुफ्तगू रही है उसके हवाले से बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए थे प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से, और स्कूल्स के खुलने की जो तारीख तय पाई है SOPs के हवाले से ख़ास तौर पे गुफ्तगू हुई है। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, बहुत सारे लोग जो है ऑफिस के हवाले से जो है वो शिकायत कर रहे थे, चाहते थे कि प्रोग्राम में बात की जाए। लेकिन इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में नशस्त जब रखेंगे तो कोशिश करेंगे कि एसोसिएशन से भी लोगों को बुलाएं, और ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स के जो रिजर्वेशन हैं उनको दूर किया जाए, और उनके जो सवाल हैं वो उनसे बराह रास्त जो है वो पूछे जाए। तो बहरहाल जी वो सिलसिला कल क्योंकि महदूद करना पड़ा वक्त की कमी की वजह से, लेकिन और दीगर मसाइल इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। बिलखुसूस जो शहर कराची के मसाइल हैं इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो रही है, और अब सभी ये जानना चाहते हैं कि इससे पहले भी इस तरह के वादे और कमेटियाँ ख़ास तौर पर भी जैसे हम देख रहे थे खबरों में भी दिखाया जा रहा था कि कमेटी जो है वो बना दी गई है। ये जो सीवरेज वगैरह का इशू है और ये जो अब बारिश के बाद जो तबाही हुई है, तो इससे पहले मुतादिद मरतबा ऐसा हो चुका है, कमोबेश 5 ऐसी कमेटीज़ जो है मुख्तलिफ़ औक़ात में बनाई गई, जो मसाइल को कहा यह गया कि जिनसे जो मसाइल हल हो जाएंगे। नतीजा आपके सामने सिफर है। और इस वक्त जब ये पैकेज अनाउंस किया जा रहा था तो उस वक्त सबको ये बात अच्छे से इस बारे में इल्म था कि इसका भी नतीजा जो है वो सिफर रहेगा, और बिल्कुल अभी तक कोई भी काम नज़र नहीं आ रहा ग्राउंड पे। इस वक्त भी पूरे शहर की जो सूरत हाल है वो सबके सामने। बारिश जो है वो ख़त्म हुए हफ़्ते और 1.5 हफ़्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन बहुत सारे इलाकों से अभी भी शिकायत मौसूल हो रही है कि वहाँ बारिश का पानी जो है अभी तक जमा है। तो ये इस वक्त शहर की मौजूदा सूरत हाल। तो बहरहाल इससे आप संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, वफाकी हुकूमत का भी और सूबाई हुकूमत का भी। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ा मसला है जिसके ऊपर गुफ्तगू आज हमने करनी है। ख़ास तौर पर जैसे ही अभी कराची पैकेज के हवाले से बात हो रही थी, कराची शहर के तो वैसे तमाम ही मसाइल बहुत ज़्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त शहर में जिस तरह तेज़ी से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों का एक जो है वो एक 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 समझ लें कि आप ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, किसी भी औकात में आप चले जाएं शहर कराची में, आपको जो है वो नज़र आएगा, सड़कों पे बेपनाह रश नज़र आएगा। उसकी बड़ी वजह ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको नज़र नहीं आती, और इस सिलसिले में माशाल्लाह जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है वो भी सबके सामने है। वो मुर्तज़ा वाब साहब अगले दिन TV पे फरमा रहे थे कि 40 साल का बिगाड़ है, उसको ठीक करने में वक्त लगेगा। तो भाई मेरे ख्याल में इल्म नहीं है, या अभी अभी शायद पार्टी ज्वाइन की है कि ये पिछले जो 40 साल का जिसका तस्करा कर रहा है उसमें कमोबेश 30 साल से ज़ायद का अरसा जो है वो आपके पास ही रहा है, और इस वक्त भी आपको तकरीबन 12 साल से ज़ायद का अरसा जो है वो हो चुका है। तो बहरहाल स्टेटमेंट देने से पहले किसी से पूछा करें ज़रूर, और बड़ों से ज़रा मशवरा किया करें और उनसे पूछ कर जो है इस बारे में बात किया करें। तो ये इस वक्त शहर की सूरत हाल और ट्रांसपोर्ट का जो हाल है वो भी सबके सामने। तो ट्रांसपोर्ट के जो इशूज़ हैं इसके ऊपर आज ख़ास तौर पर हमने गुफ्तगू करनी है, जो मसाइल हैं इसके हवाले से। ख़ास तौर पर जो इंटरसिटी बस सर्विसेज हैं ये बड़ी मुश्किलात का इस वक्त जो शिकार रही हैं। रूट्स का बड़ा एक इशू रहा, और फिर बस स्टैंड्स का ना होना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बहरहाल प्राइवेट कंपनीज इस हवाले से काम कर रही हैं, लेकिन उनको भी मुश्किलात जो है उसका सामना है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लान नज़र नहीं आता। तो इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। अफजाल अहमद शेख साहब हमारे आज मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध बस ओनर्स एसोसिएशन के। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका अफजाल भाई, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइए कि पहले थोड़ी सी इंटरसिटी जो बस सर्विसेज हैं उसके हवाले से, जैसे मैंने कहा कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि उनको कोई पैकेज दें, उनको कोई सपोर्ट करें। कोरोना की वजह से अभी जितने भी रूट्स थे वो सारे सस्पेंड हो गए थे, तो बड़ा मसला रहा होगा यकीनन, और जैसे तैसे करके अब लोगों ने जो प्राइवेट सेक्टर ने अब काम शुरू किया है, तो ये मुश्किलात इस वक्त क्या पेश आ रही है, मैं चाहूँगा पहले इस हवाले से थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। इंटरसिटी के हवाले से मैंने पहले भी अर्ज़ किया था यहाँ पे जी। कि इंटरसिटी के लिए गवर्नमेंट ने अब तक जो मतलब एक काम करने के थे उसमें ताख़ीर होती जा रही है। जी। जैसे ग्रीन लाइन का मंसूबा था वो अभी तक तातुल का शिकार है, कंप्लीट हो नहीं पा रहा है। जगह जगह रोड अब देखा हुआ खुदे पड़े हुए हैं, जी। ब्रिज बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, लेकिन इसके टाइम होने के लिए भी, इसके कोई भी कंप्लीट होने के लिए भी टाइम जी। लगेगा। जी। अब वो जो उन्होंने ट्रैफिक शुरू की है ग्रीन लाइन की, उसकी भी कहानी ऐसे है कि वो जो शुरू होती है सरजाई टाउन से, वहाँ से, और ये टावर तक लेके जा रहे हैं। ये कोई इतना बड़ा टुकड़ा नहीं है, ये तकरीबन 25 या 30 किलोमीटर का टुकड़ा है, और वन में ट्रैफिक है, जी। यानी वो वहीं से चलेगा वहीं वापस आएगा। तो भाई बीच के रास्ते का है, इनको इंटरसेक्ट कैसे करेंगे? जो तरफ जा रहे हैं ट्रैफिक टूवर्ड्स मलिर, कोरंगी, लांडी, वो कैसे जाएगा? नादनाबाद कैसे जाएगा? नादनाबाद कैसे जाएगा? और इसके साथ वो सुराबगुड़ कैसे जाएगा? मतलब एक वन वे ट्रैफिक शुरू कर दिया है। अब भाई इसको भी तो इंटरसेक्ट करो किसी जगह से। ये भी इंटीग्रेशन जो पड़ेगा, किस जगह पे आप बना रहे हो
एक जगह दो जगह पे बनाने से काम नहीं चलता वो। इसके लिए तो बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए, सिंगापुर तर्ज की, मलेशिया तर्ज की, इसको वास किया जाए, और प्राइवेट सेक्टर में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यही है कि गाड़ियाँ जो है गवर्नमेंट ला नहीं रही है रोडों पे, जो काम है गवर्नमेंट का, ये जो बस है एक्चुअली ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट का काम है। कैसे कैसे लेकर आएंगे? वो तो ये फरमा रहे हैं अभी कि 40 साल का बिगाड़ है जी, टाइम लगेगा ठीक करने में, 30 साल खुद की हुकूमत रही है, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो उसके लिए उनको बाहर से कोई हुकूमत बोरो करनी पड़ेगी। नहीं, ये इन्होंने ही अभी प्रोग्राम दिया था पीपीपी मोड में, मुदारबा प्रोग्राम। मैं पिछले प्रोग्राम में बताया था ये कर सकते हैं। ये इसकी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, लोगों को बुला नहीं रहे। ये जितने इन्वेस्टर हैं कराची में ख़ास तौर पे, उनको ला के एक बिठाएं कि भाई इसमें हमने जो मुदारबा रखा है 50% का, अब इसमें पैसे लगाएं, इसका इंटरेस्ट बैंक वो खुद दे रहे हैं। यानी सिंध बैंक को राज़ी कर लिया है कि हम इसका जो मार्कअप है वो सिंध बैंक देगी। अब क्या कबात रह गई है? अब कबात ये रह गई है कि गाड़ियां मंगवाई जाएं बाहर से, जो आएंगी तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ की, वो रोड पे लाई जाएं, और फिर एक पार्टी जो इसमें इन्वेस्ट कर रही है वो ये सब लगाता है कि मैं 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रोड पे डाल रहा हूँ, मुझे इसका जो है वो फीडबैक क्या मिलेगा और आउटपुट क्या मिलेगा, आया कि मैं इसमें कोई 5, 10 हज़ार, 20 हज़ार पर डे कमा सकता हूँ, जो इनका मैं मार्केट भी दे दूँ और साथ में मुझे भी कुछ मिले। तो वो सेटलमेंट इंटरेस्ट नहीं है इसमें। कोई ऐसा जो है पार्टी या पार्टी तो खैर नहीं इसमें आ सकती, इसमें गवर्नमेंट के ऐसे लोग सामने आए जो उनको फीड करें, ट्रांसपोर्टरों को बुलाएं। अगर बेसिकली ट्रांसपोर्टर कोई नहीं होता, इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्ट को तो अपने इन्वेस्टमेंट से काम है कि भाई मैं इसमें सरमाया लगा रहा हूँ, मुझे इतना कम से कम 10-20% मिलना चाहिए, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा भी। अब बिल्डिंगों में पैसा लग रहा है, हॉस्पिटल में लग रहा है, स्कूलों में लग रहा है, ये सब पैसा लग रहा है ना। लोग मिलियन बिलियन रुपीस डेली कमा रहे हैं इसके अंदर भी। आपने देखा वो लूट मार का बाजार घर में, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, ये तो ये चल रहा है सिलसिला। तो इस तरह एक सेक्टर को लाना पड़ेगा। लास्ट टाइम ने कोशिश की, जैसे दुबई से मैं खुद गया, वहाँ इन्वेस्टर ढूंढे। मैंने कहा भाई आप यहाँ बिल्डिंगें बना रहे हो और कारोबार कर रहे हो, क्या आपका क्या फ्यूचर क्या है? कहना ये बस बन जाता है तो हम जिसको बेच बाज देते हैं और पैसे वैसे जो होते हैं वो फिर नेक्स्ट उसमें रख लेते हैं। लेकिन इस तरह ये मुस्तकबिल बहुत ब्राइट नहीं है। अभी दिन ब दिन यहाँ पे हालात ख़राब होते जा रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया नीचे आ गया इसका। तो हम चाहते हैं पाकिस्तान में कोई कारोबार करें। आप जो पैकेज लेके आए हैं हम उस पर करने के तैयार हैं। हम 1000 बसें कराची में एक महीने फेंक देंगे। तो कैसे फेंकेंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, सड़क मौजूद नहीं होगी? तो कहाँ चलाएंगे? अब शहर के बीच में से बस जब गुजर के जाएगी तो कैसे वो होगा? 20 जगह चालान होगा, हर जगह पुलिस वाला रुककर अगर 100-200 करेगा तो वो तो नहीं लाएगा कभी भी इन्वेस्टर। हाँ, ये सबसे पहले तो बात वो ये कहते हैं कि अपने मुल्क का कानून सही करें। कोई कानून की पासदारी नहीं है। अब जो है जिस तरह चलते हैं कराची के अंदर रोडों के ऊपर, वो चलने के काबिल रोड ही नहीं है। कोई जा रहा है वन वे ट्रैफिक में घुस गया है तो वो उसका रास्ता ही नहीं है, पुलिस वाले पकड़ के खड़े हो जाते हैं, उसमें टाइम ज़ाया हो जाता है। वो कह रहे हैं पहले आप बेहतरीन लाएँ कानून में। अभी माशाल्लाह काफ़ी इमदाद यहाँ कैरेजी पैकेज के हिसाब से मिली है, इमरान खान साहब ने दी 110 अरब रुपया, ये बहुत पैसा है। उसी लिए कि नहीं तो इससे क्या होगा? बस स्टैंड बनाएंगे आपके लिए? कोई जगह है आपके पास शहर में खड़ी करने की? क्योंकि ये झगड़ा अभी भी चल रहा है, ये शहर के अंदर बस खड़ी कर दी है, कहाँ खड़ी करेंगे फिर? हाँ, अभी भी ये इशू चल रहा है, बल्कि हाई कोर्ट में भी इशू चल गया कि इंटरसिटी के इन्होंने, अब पहले टर्मिनल नहीं था, ये बात सही है, 50 साल में कोई टर्मिनल नहीं था इंटरसिटी बस का। अब इंटरसिटी बस के 3 टर्मिनल इन्होंने नोटिफाई कर दिए हैं, सोराबगोट में, अलासिफ पे, और एक यूसुफगोट में, एक कोरंगी, यहाँ कर दिए कि यहाँ की बसें यहाँ से चलाई जाएं। अब उन्होंने नया इशू कर दिया है, जो और लोग इसके शिकार हुए ना, जो वहाँ के चलाने वाले थे, जैसे ताज कम्प्लेक्स पे है या पटेल पड़ा में देखा होगा, लियारी में देख लें आप, दूसरी जगह के ऊपर, तो ये लोग जमा होकर चले गए हाई कोर्ट में, इन्होंने पिटीशन डाल दीजिए हमें बेदखल कर रहे हैं कराची से। लेकिन ये बेदखल क्या, ये तो पहले से मंसूबे में शामिल है कि जितने भी इंटरसिटी के बस स्टैंड हैं वो शहर से बाहर बनाए जाएंगे और वहीं से लोग फैसिलिटेट होंगे और इनको वहीं बनाए। ये आज के आर्डर नहीं है, ये तमाम हाई कोर्ट ने पिछले आर्डर, इसके बाद ये जस्टिस गुलजार साहब आए, उन्होंने आपने देखा कि एम्प्रेस मार्केट को वो 40 साल वाली पोजीशन में ले आए। उसकी इतराज में जो अड्डे थे कोटा के, उधर कितने थे अड्डे, वो सारे ख़त्म हो गए, पत्थर सारे हटा दिए गए, उसकी शेप उन्होंने वही बना दी जो 40 साल पहले थी।
तो ये हो सकता है, लेकिन मैंने वो बता रही जो कोई इंटरेस्ट ले, गवर्नमेंट इंटरेस्ट अगर नहीं लेती है, अपने 2-3 थिंक टैंक यहाँ खड़े कर दे, उनसे बोलो कि ट्रांसपोर्टरों को बुलाओ, इन्वेस्टरों को बुलाओ, सरमायाकारी करो, इसमें इनको भी इतना जो है इंसेंटिव मिले, हमको भी इसको मिले, ये मसला हल होता है। ये बस स्टैंड का भी थोड़ा सा बताइएगा, कैसे बस स्टैंड हैं, क्या ये वो बस स्टैंड हैं जो पाकिस्तान से बाहर हमें नज़र आते हैं, जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं? क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी का जो बस स्टैंड है किसी ज़माने में जब बना था तो बड़ा अच्छा नज़र आता था, लेकिन अब क्या सूरत हाल है ज़रा ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। और दूसरा आपने कहा वो शहर से बाहर यूसुफ कोट के अंदर इधर उधर मज़ाफ़ाती इलाकों में बनाए, तो शहर से तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि अगर बस पकड़ें शहर से बाहर जाएं फिर वहाँ से बस को हायर करें और फिर दूसरे शहर जाएं, तो ये क्या सिलसिला है, ज़रा बताएं। ये सिलसिला भी हल हो सकता है, इसमें कोई वक्ती तौर पे इसमें परेशानी आ रही, जैसे कि कोई आदमी अगर सदर में रहता है तो वो तो चाहता है कि मुझे नियरेस्ट जगह से बस मिल जाए, ट्रांसपोर्ट मिल जाए, मैं बैठ जाऊं, लेकिन ये कहीं भी ऐसा दुनिया में नहीं होता। उसको उसी स्टेशन पर जाना होता है जहाँ टर्मिनल गवर्नमेंट मुख्तस करती है। इसके बाद अगर ये मसला है कि अगर वो सुराब बोर्ड जाता है, वाकई उसको 1 घंटा लग जाएगा पहुँचने के अंदर, जन वहाँ से वो बस पकड़ेगा फिर जाएगा, लेकिन ये एक वक्ती तकलीफ होगी उसको। इसके बाद हमने इनको प्रोग्राम दिया हुआ है कि आप इसमें तकरीबन सिर्फ शटल सर्विस टावर टू सुराब गोट, राइट, ठीक है, ये अब हम 20 गाड़ियाँ भी चला दें, वो 20 गाड़ियाँ पूरे दिन फिरती रहे ना, कि आती रहें और जाते रहें, तो लोग फैसिलेट होंगे और कई जगह नहीं, ठीक, वो जाएं और सराब गोड से उतर के सामने उसका कोई शटल चला दी जाए जो वहाँ तक चला दे, शटल चलाकर जो वो स्टैंड तक बस स्टैंड तक पहुँचा दिया जाए। शटल के लिए हमने लिखा है, हम 20 गाड़ियाँ शटल चलाने के तैयार हैं, लेकिन बशर्तिया ये तो ट्रांसपोर्टर, लेकिन ये तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी होगी ना, वो कैसे फैसिलिटेट करेंगे। मसला ये है कि जब एक आम आदमी के लिए एक शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक के इनके पास बस नहीं है चलाने के लिए, तो फिर ये कैसे ये मुमकिन है कि ये जो इंट्रा सिटी बस सर्विसेज हैं उनको फैसिलिटेट कर दें या शटल सर्विस जो है वो शुरू कर दें? ये तो इनके लिए मुमकिन नहीं है। नहीं, इसका तरीका ये है, ये अखबार में इश्तिहार देते हैं कि हमें ये इस रूट के चलाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत है, वो आएँ, अपने टेंडर जमा करें और रूट हासिल करें। तो जो ट्रांसपोर्टर जाना चाहता है वो रूट ले ले, वो रूट लेने के बाद नोटिफाई हो जाएगा, उसमें क्लासिफिकेशन हो जाएगी इस रूट की, वो वहाँ किराया तय हो जाएगा कि ये सर्विस यहाँ से चलेगी टावर से सुराब गोड तक जाएगी, ये शटल सर्विस सिर्फ इंट्रा सिटी और इंटरसिटी के माध्यम इंटीग्रेशन होगा, और जगह जगह नहीं रुक जाएंगे वो उन्हीं पैसेंजरों को जो उस तरफ जा रहे हैं, जो उस तरफ जा रहे हैं उनको फैसिलिटेट कर सकती है ना भाई। ठीक है भाई, एक अब यह मेट्रो चले देखें दुबई में, हर 3 मिनट के बाद मेट्रो आ जाती है। इधर आदमी मुड़ता है, देखता है, गर्दन घुमाता है, तो दूसरी मेट्रो खड़ी है, इधर गया फिर तीसरी मेट्रो खड़ी, हर 3 मिनट के बाद सर्विस है उनकी, लाखों आदमी चढ़ता है उतरता है, कितने पैसे कमाते हैं। अब इस तरह ये चल जाएगी जब, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ये थोड़ी बसें 20-25 बसें तो हम भी डाल सकते हैं कि चलो भाई शटल सर्विस करती हुई जाएगी, लोगों को फैसिलिटेट होंगे। कोई मिसाल के तौर पर लालू गेट में खड़ा हुआ है, कोई आगे 3 हट्टी पे खड़ा हुआ है, कोई कहाँ खड़ा हुआ है, अगर उनको टूबर उस तरफ जाना है वो सब मुसाफिर, लेकिन वो अच्छी बसेस आएंगी कैसे, सवाल ये पैदा होता है। बाहर तो ये होती है बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करती हैं और उसकी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती है, फिर जाके गवर्नमेंट की तरफ से उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है, या तो मार्कअप इतना है कि कोई भी परसू नहीं करेगा, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं खरीद सकता, बस खरीदना तो बहुत दूर की बात है। प्राइवेट गाड़ी, ये बात सही है, इस वक्त जो बाजार में अगर लोकल बस भी चलेगी ना, अगर हिनो पार्क से हिनो पार्क से परचेज करते हैं तो वो बस भी कम से कम लोकल बस, वो भी इस पर 1.5 करोड़ से कम की, 1.5 करोड़ से कम की नहीं। अब इसका तमाम मार्कअप लगाया जाए, गवर्नमेंट की गवर्नमेंट में तो अरबों रुपए डॉलर वहाँ से बाहर से वर्ल्ड बैंक से दूसरे बैंकों से लेती है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, चलती नहीं है वो। 75 करोड़ डॉलर का एक फंड पिछली दफा आया था, वो गाड़ी नहीं चली उसमें। हाँ, वो फंड कहाँ चला जाता है? तो ये अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले ले कि भाई वाकई पब्लिक को फैसिलिटेट करना है, उनको जो है वो मतलब ये है कि अच्छी ट्रांसपोर्ट देनी है, तो वो बिस्मिल्लाह शुरू करे। और अगर ये 1.5 करोड़ की बस अगर नहीं ले सकते हैं तो उसमें शराकतदारी डाल दें, हम आदमी ले सकते हैं। अगर मुझे बोलेगा 1.5 करोड़ की बस ले लो, मुझे पता है इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा शाम को, लेकिन मुमकिन नहीं होगा ना अफजाल भाई। बात ये है उसके लिए तो फिर सड़क लगानी पड़ेगी ना, सड़क आपके पास है नहीं। और दूसरा क्योंकि काम करने की नीयत नहीं है, 12 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक मसाइल समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि या तो काम करना आता नहीं है या काम करना चाहते नहीं है। यहाँ तो खैर मसला दोनों है, एक तो आता भी नहीं है काम करना और दूसरा चाहते भी नहीं है। तो फिर जब सड़क नहीं होगी तो क्या प्राइवेट सेक्टर फिर इधर आएगा, क्या बसेस लगाएंगे इधर? बहरहाल चले इस पर बात करते हैं। कॉलर हैं क्या इस वक्त? अच्छा, नीचे नंबर, अच्छा लाइव कॉलर है, चले कॉलर्स को शामिल करते हैं, ज़रा देखते हैं वो भी क्या बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? फरमाइए। सर मैं नवीद बात कर रहा हूँ डांडी से। जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे?
सर माशाल्लाह गाना में शेख साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी शख्सियत इनके ट्रांसपोर्ट तो काफ़ी दफ़ा सफ़र किया है मैंने हैदराबाद तक। हम्म। माशाल्लाह बड़े अच्छे ट्रांसपोर्ट चलाते हैं। हाँ हाँ। तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ताला मज़ीद बुलंदियां और तरक्कियां अता फरमाए। चलें आमीन, अच्छी बात है जी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है। बस में सफ़र किया है जी। अफजाल साहब बच गए आप, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं बसेस अच्छी हैं, कोई परेशानी नहीं होती, वरना लोग बड़े खुलकर राय का अपने इज़हार करते हैं। चले ये अच्छी बात है, लेकिन ये फिर सारी सर्विसेज तो ऐसी नहीं होंगी, ये भी तो एक बड़ा मसला है, कैसे मुमकिन होगा ये ज़रा फरमाइए। नहीं, सारी सर्विस एक जैसी नहीं है, बात सही है। कुछ कंपटीशन लोग, होना चाहिए, हाँ, अच्छी से अच्छी सर्विसेज हों। कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन बाजार में जब तक नहीं होगा तो इसका आउटपुट नहीं आता। एक आदमी अगर अच्छी सर्विस दे रहा है, अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, किराए में भी रियायत कर रहा है, तो उसका हक बनता है। ठीक है, किराया कैसे सेट होगा ये ज़रा बताइए, क्योंकि यहाँ लोग ये भी शिकायत करते हैं, कहते हैं यार किराए बस वाले अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेते हैं, ईद बड़ी ईद के ऊपर जो है वो जनाब उसमें इजाफा हो जाता है और हुकूमत जो है उसको रेगुलेट नहीं कर पाती। अच्छा, जवाब लूँगा, पहले कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। यासिर भाई, मेरा कि एक मेरी सजेशन अपने तौर पे है, ठीक है। देखें वो तो सब कुछ है, देखें सिंध गवर्नमेंट का जो हाल है वो सबको पता है। हाँ, सही। 12 साल दौर में ये कराची में 10 बसें नहीं चला सके तो ये क्या चलाएंगे। ये बोलते हम 80 अरब खर्च करेंगे, 800 अरब खर्च करेंगे। हाँ। ये ना 80 अरब खर्च करें ना 8 अरब करें, ये सिर्फ 5 अरब दे मलिक रियाज को और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हवाले कर दें। हाँ। क्या आप इसको बहरिया टाउन की तरह बना के दिखा दो उनको, एक सैंपल सिर्फ उसको, ताकि उसकी रोडें, उसका सिस्टम सब कुछ इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट को आहिस्ता आहिस्ता करके आप ये सिंध गवर्नमेंट उनको दे दे। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सही। ताकि कराची बहरिया टाउन की तरह बने। बिल्कुल ठीक है। अगर बने, मेरी एक सजेशन है ये। हाँ हाँ। ठीक है, अब आप ये बताइए ना, कभी विफाक को सिंध गवर्नमेंट पे एतबार होगा, और सिंध गवर्नमेंट पे एतबार तो सिंध गवर्नमेंट के अपने ही बंदों का नहीं है। सही बात है कि हर आदमी के फालूदा के अकाउंट से पैसे निकलते हैं, फला के निकलते हैं, सब कुछ निकलते हैं। जाहिर बात है करप्शन इतनी है किसी की हद नहीं, और विभाग से ये मुतालबा करते हैं हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। सिंध गवर्नमेंट क्या अपने अपोजिशन वालों को एतमाद में लेती है? नहीं लेती, बिल्कुल नहीं लेती। ठीक है अरशद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। जनाब जी अफजल भाई, ये आपने सुन लिया, वो कहते हैं जी इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो सकता है, एक पिंडी से बाबा इधर कराची में आए हुए हैं, उनको अगर दे दिया जाए तो वो मसला जो है वो हल हो सकता है। मसला ये है कि लोग भी ये समझते हैं कि काम अगर करने की नीयत हो या कोई डिलीवर करना जानता हो तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर सकता है। बसेस तो उनके पास भी हैं, पिंडी वाले बाबा के पास, तो यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती हैं? ये बात सही है कि वो चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बिग शॉट है, इसलिए कि अगर वो चाहें तो क्या से क्या हो सकता है। लेकिन अब ये वो अकेले क्यों करें, बाकी लोगों को क्या हो गया, बाकी लोग क्या कहाँ बैठे हुए हैं, वो उसको पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो दिलचस्पी नहीं है उनको। इस तरह के रियाद मलिक जैसे और बहुत से सरमायाकार पाकिस्तान में पड़े हुए हैं और चाहते हैं कि कुछ काम बने, लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन वो करे कैसे? गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर और अंदर का जो उनके इंतजामी निज़ाम है वो इतना ख़राब है कि वो उसको जगह जगह, मतलब ये है कि घुमाते फिराते रहते हैं, उसको जो है इन होने नहीं देते। वन विंडो ऑपरेशन कहीं नहीं है, बेचारा वो फाइन धक्के खा खू के वो बेचारा वापस आ जाता है, वो जाता नहीं है। वो चाहता है हम कम सरमाए में काम करें और हम कम इसमें मुनाफे में काम करें, चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक सिस्टम बन जाए। किराए का जरा बता दें अफजल भाई, लोग जानना चाहते हैं, ईद बड़ी ईद के ऊपर बड़ा मसला होता है जी। मैं आपको बताऊं, किराए का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, कोई नहीं है, आप तस्लीम करते हैं, जिसकी जो चाहे पैसे ले ले, जितने मर्जी चाहे पैसे पकड़ ले। मैं कमिश्नर की मीटिंग, ट्रांसपोर्ट की मीटिंग में कहता रहता हूँ, आपके पास फार्मूला क्या है इसको बनाने का, कौन से किसको मल्टीप्लाई करें, ये फिगर हमेशा आ जाए, इसके बाद ये आ जाए, इसके बाद ये आ जाए। पेट्रोल की प्राइसेस में अगर इजाफा हो तो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाए, ये खुद ब खुद बढ़ा लेते हैं। अभी 2016 से इन्होंने किराए का एक किराया तो ये नहीं किया इसका। अच्छा अफजल भाई, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं, छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या मसाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, खास तौर पर बात हो रही है जो ट्रांसपोर्ट इशूज़ हैं उसको डिस्कस करें। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हम देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, कुछ ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं उसके हवाले से बात हो रही थी, और ये इशूज़ बहुत सारे हैं। शहर कराची में अगर बात की जाए तो इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट का हाल है, शायद पूरी दुनिया में इससे बुरा हाल जो है आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन है, इसके ऊपर काम हो रहा है, इस सेक्टर के ऊपर हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेस नज़र आ रही है। पेशावर में हमने देखा कि BRT जो है वो स्टार्ट की गई, थोड़ा डिले उसमें हुआ लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है। लाहौर के अंदर मेट्रो बस सर्विस है। इस तरह पाकिस्तान के हर शहर में हमने देखा है, छोटे बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट की जो है वो सर्विसेज जो है वो चल रही हैं। लेकिन यहाँ जो हाल है वो सबके सामने, और ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत के ऊपर है। बिल्कुल 40 साल का अरसा जिसकी वो बात करते हैं कि जी जनाब हो गए, बिगाड़ है इसमें, 30 साल से ज़ायद का अरसा, बार बार दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे एक ही जमात रही है, सारी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है जी। और अभी भी इसी तरह के बहाने किए जाते हैं। अभी अगले दिन मैं प्रोग्राम में देख रहा था कि वो ये कह रहे थे जनाब कि अभी कोई रेड लाइन मंसूबा है, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी और फलाना मंसूबा है। तो ये टोपी ड्रामा तो चल रहा है जी, और ये चलता रहेगा। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है अभी, ऑन पेपर तो शायद ये हो, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहा। मुमकिन नहीं है, बार बार ये बात कह रहे हैं कि कैपेबिलिटी नहीं है, विल नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा मसला जो है वो दरपेश है। बहरहाल जी, तो जी अफजाल साहब बात हो रही थी कुछ किराए के हवाले से, आप बात कर रहे थे। आपने कहा कि कोई सिस्टम नहीं है, और इससे पहले आपकी किसी कमिश्नर साहब से बात हुई थी इस हवाले से। मेरे ख्याल में प्राइस कंट्रोल के हवाले से तो जितना हमने देखा है कि क्या कहना चाहिए, ना गोश्त की प्राइस कम हो सकी, ना दूध की प्राइस कम हो सकी, तो किरायों पे कैसे वो कम करवा सकते थे, ये हमारी समझ में नहीं आया। क्या रिस्पॉन्स था, किस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड किया? इंटरसिटी का किरायों के बारे में जो कमेटी बनी है उसके 2 मेंबर हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ जी। तो हम ये तजवीज़ करते हैं कि किराया जो है कैसे बढ़ाया जाए और गवर्नमेंट इसको कायम रखे। ठीक है। थोड़ा सा भी डीजल अगर बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाती है। एक पंचर लगाने वाला भी कहता है भाई डीजल बढ़ गया है, मुझे पैसे लगा दो। जो सब्जी फ्रूट लेके जा रहा है, जो एक लोडिंग वाला जो सुजुकी वाला, वो कह रहा है बढ़ गया सर। तो इसका असर तमाम चीज़ों पे होता है, रोज़मर्रा की अशिया हो, दूसरी हो, इस पर होता है। तो हम ये कहते हैं किराया आप बढ़ाओ इतना कि जो ट्रांसपोर्टर है वो भी जिंदा रहे और पब्लिक को भी फैसिलिटेट करो। पब्लिक हमारे यहाँ देखे ना, एक जो है वो तनख्वाह ले रहा है, ये वर्कर मैक्सिमम यहाँ पर उन्होंने 15 से 17 हज़ार तनख्वाह रखी है। ठीक है। तो इसमें जो है वो रोज़ाना का अगर वो 200 रुपये या 250 रुपये किराया खर्च करेगा तो उसके पास क्या बचा? बिल्कुल ठीक है। ऐसे हमारे मुल्क में मतलब गुर्बत ही है ना, तो उसको फैसिलिटी करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए वो प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी करे। सब्सिडी करे भी ठीक है, पहले उन्होंने कहा था कि हम आपको इतने % देंगे, इतना आपका रखेंगे, कोई कुछ नहीं रखा। अच्छा, ये बात हो चुकी है कि सब्सिडी हाँ दी जाएगी? भाई तमाम मुल्कों में है, तमाम मुल्कों में तो नहीं, पूरी दुनिया में तो चलती सब्सिडी के ऊपर है। बस ये जितने प्रोजेक्ट हैं, मेट्रो वेट्रो सारे गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट का काम होता है फैसिलिटेट करना। हम तो कहते हैं कि आप उनको पार्टनरशिप में लेके आओ, जो रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर हैं, जो और जो अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पाकिस्तान ही खराब है, उसमें जो अच्छे लोग हैं उसको आप सामने ला के रखें कि भाई ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम ले लेना, ये हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। फैसिलिटेट करना भी क्या है, अगर वो डिपो जो शहर में बने हुए हैं, जैसे मलेर डिपो है, कोरंगी डिपो है, कायदाबाद में डिपो है, और सरजानी में डिपो है, जहाँ जहाँ डिपो बने हुए हैं, ये डिपो उनके डिपो हो गए। अब चाहिए बसें को, बसों के लिए वो उसमें आपस में शराकतदारी का एक मुदारबा कर सकते हैं। और ये पैकेज पीपल्स पार्टी ने रखा था, 2-3 दफ़ा प्रोग्राम चला, हमें बुलाया, हम गए भाई यहाँ ठीक है, हम 50 बसें ले लेंगे भाई, चलाएंगे भाई, आप इंटरसिटी के चलाएंगे, इंटरसिटी के चलाएंगे, हम जगह हम कोई भी चला लेंगे, जो हमें दे दोगे वो चला लेंगे। हमारे हमको आप फैसिलिटेट करो, कोई तरीका कार रखो। आप इतना फंड, आपने कुछ पैसा तो रखा होता है ना, अरबों रुपया, काफ़ी एलोकेशन होती है, तो वो रखा होता है, वो पैसा इसमें लगा दो और थोड़ा थोड़ा शुरू करो। पहले आप एक रूट शुरू करो, फिर दूसरा शुरू करो, एक तरह सारे रूट नहीं चल सकते। आप पहले बड़ा रूट टावर ले लो, इसके बाद सोराबगोड का ले लो, इसके बाद लांडे का, कोरंगी का। अच्छा, बात जब भी उनसे की जाती है वो हाइब्रिड बस से कम की जो है वो बात नहीं करते। वो कहते हैं जी ये प्रोजेक्ट में है हमारे पास हाइब्रिड बस जो है लेकर आएंगे। लेकिन वो जिस तरह की बसेस आती हैं वो भी सबके सामने, शहर कराची में तो ख़ास तौर पर एक मजाक बना हुआ है, पूरी दुनिया देखती भी है और हैरान भी होती है कि इंसानों की सफ़र करने की ये सवारी है जिसके अंदर ये शहर कराची के लोगों को जो है रोज़ाना झोंका जाता है। तो बहरहाल ये भी है। तो जब भी आप प्लानिंग की बात करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग जो है वो नज़र आएगी, लेकिन कभी एग्जीक्यूट हो नहीं सकी और ना कभी होगी।
हम उनको एक बार कहते हैं खुद ही ना बेच, गरीबी पे नाम पैदा कर। ये बात मैं उनको कब से कह रहा हूँ। ना आप हाइब्रिड से मंगवा सकते हैं, ना उनको चला सकते हैं, ना आप फैसिलिटेट पब्लिक को कर सकते हैं, इसलिए ऊंची ऊंची बातें नहीं करें। आप ये बोले, मैंने उनको प्रोग्राम लिख के दिया है, वफाकी गवर्नमेंट में गया, वफाक वाले बोलते हैं जी आपने बहुत मच लेटर आपने दिया है, अब हमें गवर्नमेंट चली गई, EPS पार्टी को बात करो, अब हमें इनको फैसिलिटेट करें तो ज़्यादा ज़्यादा हमें ड्यूटी से जो है वो बैक करना होगा, जो ड्यूटी लगती है गाड़ियों पे, तो ये हम कैसे इसको करें, फिर फैसिलिटी दूसरा वो जो सुबह ले जाएगा, फिर हमको क्या मिलेगा, अब हमको क्या मिलेगा, ये है ना बॉटम लाइन। इनकी फिर ये ऐसी बातें होती हैं। अगर ये जो मैंने प्रोग्राम दिया था इनको, NRI स्कीम भी एक स्कीम है, तो उसमें एक फॉरेन एक्सचेंज अपना वो इस्तेमाल कर सकता है, जो फॉरेनर है पाकिस्तानी, तो वो एक बहुत अच्छी स्कीम है, उसमें कोई हद नहीं है, ठीक है, उसमें हद नहीं होती, कितना भी इन्वेस्टमेंट है वो बाहर से कर सकता है। तो उस NRI स्कीम के ऊपर हमने कहा हम गाड़ियां मंगवा लेते हैं, ठीक है, जिससे मंगवाते हैं, तो वहाँ की बसें इतनी ड्यूरेबल नहीं है, उनके रोड के साथ तो सही है, वो उनके रोड के साथ तो सही है। जमाल की बसें में बैठते हैं 25 आदमी, हमारी बसें बैठते हैं 60 आदमी, तो वो हमारे लिए सर वो तो अपने हिसाब से बनाएंगे ना, उधर गर्मी कम होती है, रेडिएटर छोटा लगाते हैं, हमारे यहाँ तो गर्मी माशाल्लाह है। उनकी बसें रोड से सिर्फ 6 इंच या 8 इंच ऊंची होती है। हाँ, ये ग्राउंड क्लियरेंस 2 फुट ऊंची नहीं हो, बिल्कुल तो एक खड्डा जंप ये वो सब सारी चीजें मैं भी इस बारे में बात करता हूँ, कॉलर को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ। ओह रियाज खान साहब, बड़े दिन के बाद आपने कॉल मिलाई, क्या कहना चाहेंगे? बस यासिर भाई, अल्लाह ताला आपको भी सेहतयाब रखे और थोड़ा हालात आपके सामने ही बिल्कुल हमारे सामने देख रहे हैं जी, है ना। बस तो अल्लाह ताला बस ये शुक्र है कि आप भी खुश हैं और सेहतयाब हैं, हमें भी अल्लाह ताला इसी तरह रखे। आमीन आमीन। मॉडल कॉलोनी के मसाइल आपको पता ही है कि और कराची के मसाइल, बसों के तो बस जो है वो तो बहुत ही खस्ता हाली है, उस तरफ तो अल्लाह ताला कोई ऐसा कोई सिस्टम ले आए कि जो आम आदमी है वो तो इससे आसानी हो सके, जिस तरह KTC चलती थी किसी जमाने में, कराची ट्रांसपोर्ट सर्विस, इस किस्म की गवर्नमेंट अपनी कोई पॉलिसियां लेके आए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। दूसरा ये मैं आपसे ये है कि जो इमरान खान साहब ने इतना पैकेज दिया है कराची को, तो मैं हुक्मरान बाला से रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉडल कॉलोनी की जो मेन सेवरेज की लाइन है, मेन जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं, जिस तरह मॉडल कॉलोनी के डाखाने की पूरी रोड है, और फिर उसके बाद ये तो सिक्योरिटी प्रेस के साथ जाके सीधी जाके अजीमपुरा पे डम होती है, इसको जो है नए सिरे से बड़ी लाइन डाली जाए, ताकि हमारे मॉडल कॉलोनी का जो बड़ा दरीना मसला है, जो सेवरेज का आए दिन खराब रहता है, ये हल हो जाएगा अगर ये मेन सेवरेज की लाइन बड़ी कर दिया करा दें आप लोग तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज भाई प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। अब वो जो सड़कों की हालत बता रहे हैं खासतौर पे मॉडल कॉलोनी के, तो बहुत ही बुरा हाल है। कराची का एक किसी भी आप कोने पे चले जाएं, सड़क आपको एक जैसी ही नज़र आएगी। जैसे भी आप बसेस की बात कर रहे थे, कैसे बस उतारेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। यहाँ तो बेचारे पानी की सीवरेज की लाइन के लिए परेशान लोग हैं, दिन रात फ़ोन करते हैं कि जी मसला हल कराएं, तो ये कैसे मुमकिन है? फिर जिस तरह की बसेस की बात हो रही है आजकल, तो दुनिया में ऐसी ऐसी बसेस आ रही हैं, जैसे भी आपने तस्करा किया, ग्राउंड क्लियरेंस जो होती है वो तकरीबन 1 से जो है वो 3 इंच के करीब होती है, तो कैसे चलेगी कराची में ऐसी? ये बात सही है, कराची में वाकई सड़कों का बहुत बुरा हाल है, और गाड़ियाँ इतनी शदीद टूट का शिकार होती है सुबह से शाम तक कि उसको मालिक, मैं खुद चलाता हूँ गाड़ी, मेरी खुद गाड़ियाँ हैं, मैं कहता हूँ कि उसकी कमानियाँ हम करा के तंग आ गए, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, मेंटेनेंस बॉडी खराब हो जाती है, इतना मेंटेनेंस उसमें लगाना पड़ता है कि इतनी अर्निंग नहीं है। तो इसका तरीका यही है, जो अभी इमरान खान ने पैकेज दिया है, इस पैकेज को इस्तेमाल करते कराची में जल्दी सड़कों का जाल बिछाएं, उनको सही उसको वो जो है वो मरम्मत ही कर ले फिलहाल, तो भी काम चल सकता है। अब एक पानी में तो लोग बहुत शिकार हुए, इससे बहुत बेचारे इसमें हलाकतों को भी वो उसमें काफ़ी हुआ, क्योंकि आगे घड़ा है, वो बेचारे जा रहे हैं, पता नहीं अब पानी में घिर पड़े। अब मसला कहने का ये है कि अब ये जब तक बेहतरी की तरफ नहीं आता, ये निज़ाम इस तरह नहीं चलता। जब तक आप इसमें अच्छे काम करने वाले थिंक टैंकों को इकट्ठा करके सामने लाएं और वो काम करें, दिलचस्पी से काम करें इसको, ऐसा नहीं कि वो बस अपने लिए काम करें, बाकी दूसरों का पता नहीं है। कोई ऐसे नजरियाती टीम हो ऐसी जो काम कर सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोई नजरियाती लोग हों, काम करना चाहते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि विल अगर होगी, कैपेबल होंगे तो भी डिलीवर कर सकेंगे, वरना नतीजा आपके सामने किसी भी आप शोबे में देख लें, सेहत हो, तालीम हो, ट्रांसपोर्ट का शोबा हो,
किसी भी शोबे में देखें आपको फेलियर ही फेलियर नज़र आएंगे, हर तरफ फेलियर आपको नज़र आएगा, करप्शन नज़र आएगी हर जगह। अगर आप परफॉर्मेंस देखें, एनालिसिस अगर आप करें तो 0/0 परफॉर्मेंस जो है वो चली आ रही है, और अब से नहीं है, तकरीबन 12 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक लिए बहाने जो वो किए जाते हैं, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के ये कहा जाता है कि जी पिछली हुकूमत, वो ये भी भूल जाते हैं कि पिछली हुकूमत भी नहीं की थी और उससे पिछली हुकूमत भी नहीं की थी, और अगर उससे पहले का दौर अगर देख लें तब भी हुकूमत ही नहीं की थी, और हर दौर में नतीजा यही सिफर ही रहा है। तो बड़ी गैर मामूली बात है कि इतने धड़ल्ले से टीवी पे बैठ के ये बात कहना जी ये पिछली हुकूमत ने जो है वो किया था और नतीजा कुछ नहीं निकला, तो ये सबके सामने। आखिर में कहना चाहेंगे कुछ अफजाल भाई, क्योंकि बात यह है कि अब जैसे इशूज़ तो बहुत सारे हैं, जैसे अभी बस स्टैंड्स की बात हो रही थी, अब प्राइवेट सेक्टर कैसे आगे आएगा जब इस तरह की सूरत हाल होगी, जब गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ही नहीं होगा, जब काम करना ही नहीं चाहेंगे, तो फिर प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? अब यहाँ से बैठ के आप जितने इन्वेस्टर ले आएँ, कैसे यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है। हाँ, यही है कि जो काम करने वाले लोग हैं, हाँ, और जो सही काम करने वाले आना चाहते हैं, हाँ, उनको जो है सही तरह फीडबैक नहीं मिल रहा, अच्छा आप करने के लिए जो है प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है। ये बात सभी है जो सब तक इंटरेस्ट पैदा नहीं करे पब्लिक को, फैसिलिटी अवाम के लिए। अब मैं बाहर की मिसाल क्या दूं, बाहर एक दिन दुबई में शेख खड़ा करने की क्या लाइन लगी है, इसने कहा ये बिल जमा करा रहे हैं जी, ये टेलीफोन के और बिजली के हैं, बिल जमा करना इतनी बड़ी लाइन, सब जगह पे ATM लगा दो और 24 आवर जो जाए जमा कराए। वो कहने लगा पैसे भी दे रहे हैं, लाइन भी लगा के दे रहे हैं, लाइन भी लगा रहे हैं, ठीक है, वो शुरू कर दिया। तो हमारे कोई अब यहाँ तो देखा ना, जितने लोग हैं उतनी बातें। अब यहाँ गवर्नमेंट के अगर मुलाजमीन वो तो समझते हैं हमें तनख्वाह मिलती है, हम तो काम पे जाएं नहीं जाएं, काम करें नहीं करें, हमें कोई पूछने वाला चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए चेक एंड बैलेंस का निज़ाम आ जाए तो बेहतरी आ सकती है। और थोड़ा सा इंटरेस्ट ले ले, थोड़ा सा इंटरेस्ट ले ले। सबसे नंबर 1 हमारे मामला जो है अदालतों के वो एक्सट्रीम लाइन हो जाए, यानी कि अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, तो वहीं से बिस्मिल्लाह हो सकती है। क्या अच्छी बात आपने कही है, बिल्कुल ठीक है जी, शुरुआत यहीं से होनी है और मसला इसी तरह हल होगा, एक दिलचस्पी अगर होगी। और दूसरा ये कि जैसा भी आपने निशानदेही की है, मैं तो बड़ी एहतराम मेरे पास है मुअज़्ज़ज़ अदालतों का, जो काम कर रहे हैं बखूबी कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आपके पास क्योंकि वसाइल इतने नहीं हैं, आपके यहाँ मामला जो है वो बहुत देर से ख़राब चले आ रहे हैं। तो बहरहाल जी उम्मीद ही की जा सकती है। बहुत शुक्रिया अफजाल भाई, आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे शरीक हुए अफजाल अहमद शेख, वाइस प्रेसिडेंट इन बस ओनर्स एसोसिएशन। इंटरसिटी और इंटरसिटी बसेस के जो इश्यूज़ हैं उसके हवाले से बात हो रही थी। शहर कराची बहुत सारे मसाइल हैं ट्रांसपोर्ट के, उनको कैसे हल किया जाए, इंशाल्लाह अगली नशिस्त रखेंगे इस बारे में और बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे वो काम अपना शुरू कर सकते हैं। और मौजूदा अगर हालात को ठीक नहीं किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं किया गया, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लें तो यकीनन जब वो बसेस ला सकते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी वो यकीनन काम कर सकते हैं, लेकिन ये कि डेडिकेटेड लोग चाहिए होंगे, विल चाहिए होगी, जो कि वो हमारे पास नहीं है। तो बहरहाल ये मसला है। अब दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, मुख्तलिफ मामलों पर गुफ्तगू होगी और ख़ास तौर पे आज स्केजुअल प्रोग्राम है, हमारे जो स्केजुअल गेस्ट हैं यहाँ पे मौजूद होंगे, उनसे हमारी गुफ्तगू होगी। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी कुछ इश्यूज़ के हवाले से। ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मसला है शहर कराची में, वैसे तो मसाइल का एक अंबार है, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, बात करते रहते हैं, कॉलर्स को भी शामिल कर रहे थे, कॉलर्स का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त मौजूद थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और आज हमारे जो स्केजुअल गेस्ट हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे, सलमान सिद्दीकी साहब होमियो डॉक्टर हैं और प्रेसिडेंट भी हैं BPHT हो ब्लू बर्ड होमियो डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद होते हैं और उनसे हम आपकी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करते हैं। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर आ जाएगा, नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉल करेंगे और प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल हो जाएंगे, आप सवाल कर सकते हैं। आज बात होगी ख़ास तौर पर गुर्दे के अमराज के हवाले से, होम्योपैथी के अंदर कैसे इलाज किया जाता है और कैसे जो लोग डायलिसिस पर हैं उनको ट्रीट किया जाता है, या वो कैसे जो डायलिसिस का जो प्रोसेस है उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, या क्या ये ख़त्म हो सकता है, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो तमाम चीज़ों के ऊपर आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और एक छोटी सी गुजारिश ये कि आप जब प्रोग्राम में कॉल करें अपने मर्ज़ के हवाले से, जब भी आप बात करना चाहें, डॉक्टर साहब से आप बात करना चाहें, तो कोशिश ये किया करें कि मुख्तसर और जामे गुफ्तगू करें। टीवी की आवाज़ बंद कर दें जब आप प्रोग्राम में कॉल करें, ताकि आपका सवाल जो है वो शामिल किया जा सके, आपसे फ़ोन के ज़रिए बात हो सके, अपना मसला बयान करें
उमर शुरू में ज़रूर अपना मेंशन किया करें और अपना मसला बयान करें ताकि आपको जल्द से जल्द जो है वो जवाब दे सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो वंस अगेन। आज गुर्दों के अमराज के हवाले से हमने बात कर रही है। पहले तो उसके फंक्शन को समझ लेना ज़रूरी है। जो लोग मौजूद हैं बहुत सारे जिनको इश्यूज़ हो रहे हैं लेकिन इल्म नहीं होता कि गुर्दे जो है वो ख़राब हो रहे हैं या उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, तो कैसे इनिशियली पता चलेगा कि सिम्टम्स आ रहे हैं कि किडनी के अंदर कोई ना कोई ख़राबी हो रही है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यासिर बहुत शुक्रिया मद्दू करने का, एक मरतबा फिर आपको जो है मॉर्निंग शो में मुझे बुलाने का। आज का मौजू अगर देखा जाए तो ये हर लिहाज से एक बहुत अहमियत का हामिल है। अहमियत का हामिल किस तरह है कि गुर्दे जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, सबसे तो हमें पहले शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी अशरफ मखलूक़ात में शुमार फरमाया कि हमें कोई जानवर नहीं बना दिया, उसने इंसान बनाया। और फिर अल्लाह की बनाई हुई एक एक चीज़ के अंदर उसकी कुदरत और उसकी मसलहत नज़र आती है। मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि हम उसकी अमानत में ख़यानत करते हैं, और जब हम उसकी अमानत में ख़यानत करते हैं तो फिर वही बात आती है कि मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। एक सिंपल सी मिसाल है कि अगर हम आपको मोबाइल रखने के लिए देते हैं कि भाई इसे संभाल के रखना, इसे ख़राब ना करना, या साबित हमें वापस करना, और आप उसको तोड़ देते हो, फोड़ देते हो और वापस करते हो, तो एक इंसान पे क्या बीतती है? तो वो तो फिर रब है कि जिसने आपको जिंदा जावेदा रूह अता की, आपको जिस्म अता किया, और उसी जिस्म का मिंबर जो है वो गुर्दा भी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तादाद में 2 होते हैं और इनका बेसिक पर्पस मैं आपको पहले तो थोड़ी इनकी माहियत वगैरह बता दूं कि ये कोई 11 सेंटीमीटर के करीब इनकी जो है मतलब इनकी हाइट होती है, और मैक्सिमम 7 जो है सेंटीमीटर जो है इनकी जो चौड़ाई होती है। इसमें डिपेंड करता है सेहत के हवाले से भी कि ज़रूरी नहीं होता कि ये साइज़ कॉमन या परफेक्ट हो। बिल्कुल ठीक है। इसकी किसी भी किस्म की ख़राबी को जो मेडिकल टर्म में रीनल फेलियर कहते हैं कि गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाना, या गुर्दे में पथरी आ जाना, या गुर्दे का सूज जाना, गुर्दे में पानी आ जाना, या गुर्दे का कैंसर हो जाना, या गुर्दे की ई-ट्रॉफी और ए-ट्रॉफी हो जाना, ये सारी रीनल फेलियर में ही हम शुमार करते हैं। यानी कि एक जगह हो गई कि जी बस गुर्दे का एक मसला है जिससे शुमार किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़रा कुदरत देखिए कि 1500 लीटर के करीब जो ब्लड है वो इसकी जो नालियों में से होता हुआ रोज़ाना 24 घंटे के अंदर जो है वो मूव करता है। 1500 लीटर कोई मजाक नहीं होता, और 10 लाख से ज़ायद जो है ये नालियाँ गुर्दे के अंदर मौजूद होती हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में नेफ्रॉन कहते हैं। अच्छा, ये एक झिल्ली होती है बेसिकली, और इस झिल्ली के अंदर ये सारी वॉल्व्स चल रहे होते हैं, और ये झिल्ली रब्बे कायनात ने बड़े जो है प्रोसेस से बनाई है। इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक अच्छी और एक बुरी। जैसे एक अच्छा और एक बुरा होता है, उसी तरह एक जो है सही है और दूसरा ख़राब। यानी जो राइट है यानी दुरुस्त चल रहा है उसको सही पास कर रही होती है, और दूसरी जो ख़राबी है उसे छान रही होती है। हम क्या करते हैं, अगर हमसे ज़्यादती किसी किस्म की हो जाती है खाने में, पीने में, हमारी नॉर्मल रूटीन में, तो वहाँ हमें उसका नुकसान जो है वो होना शुरू हो जाता है, और हम शदीद तरीन उसके नुकसान को भुगत भी रहे होते हैं, और तकलीफ़ भी जो है हम उसकी उठा रहे होते हैं, लेकिन हम फिर भी सुधरते और समझते नहीं हैं, और उसके नताइज यही निकलते हैं कि हमारे गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपने अच्छा किया इसका ब्रीफ एनालिसिस कर दिया कि ये एक्चुअली है क्या, और थोड़ा सा जो मरज़ है उसकी जो नौइयत है दूसरी बीमारियों से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि इसमें आपको सिम्टम्स आ रहे होते हैं लेकिन इल्म नहीं होता, क्योंकि इसमें दर्द की कोई वो नहीं होती। ऐसा ही कहा जाता है कि अगर इस तरह का कोई मसला हो तो दर्द इसमें बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपको पेन शुरू हो जाए जब स्टोनिंग वगैरह कोई हो जाती है, वरना अगर दीगर जो मामलात हैं उसमें आपको दर्द नहीं होता। इस वजह से लोग शायद उसको जो है वो सीरियस नहीं लेते। तो इसको कैसे समझा जाए कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं कि जिसको नज़र में रखना चाहिए और एहतियात करने की ज़रूरत है, ये कम से कम जो वाटर इनटेक है उसको बढ़ाया जाए, तो यही एक रेमेडी जो है वो जी हाँ, वो ले दे के यही रह जाती है कि वाटर इनटेक करते रहे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी एहतियात है, बहुत सारे काम है जिससे हम लोग नहीं कर रहे होते। देखें यासिर, इसमें अगर हम पथरी की बात करें गुर्दे के अंदर, तो ये एकदम नहीं बन जाती, ये धीमे धीमे बनती है, इसके सिग्नल्स आना शुरू होते हैं, मगर हम लोग अपनी बेरावरवी के तौर पर उसको नहीं उसको सिग्नल को ले रहे होते। पथरी असल में जो है मैक्सिमम 3 तरह की जो बहुत मशहूर पथरी है, जिसमें एक कैल्शियम फास्फेट है, ठीक है जी, जिस कैल्शियम की ज़्यादती से जो बन जाती है। मैग्नीशियम फास्फेट है, मैग्नीशियम की ज़्यादती से बन रही होती है। फास्फोरस की ज़्यादती से, फास्फोरस से कम
जो चल रहा होता है। तो ये 3 ऐसी पथरियां हैं जो आम तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है नॉर्मली पाई जाती हैं। एग्जैक्टली। देखिए, पथरी का सबसे बड़ा साइन ये होता है कि गुर्दों के मकाम, अच्छा गुर्दों का मकाम ये है कि ये दाएं और बाएं पसली से बिल्कुल नीचे ये मौजूद है, जो अपने प्रोसेस को अंजाम देते हैं। कुदरती तौर पर जो सीधा गुर्दा है वो थोड़ा बड़ा होता है और उल्टा गुर्दा जो है वो सीधे गुर्दे से जो है वो छोटा होता है। इन 2 गुर्दों का काम बेसिकली जिस्म के अंदर फासिद मादा, जैसे कोई भी जहरीला मादा या फासिद मादा, केमिकल है, प्रोटीन है, उनको साफ करना और उनको साफ करके बाहर यूरिन पास के जरिए से फेंकना है, जिसे जो काम कर रहा है नेफ्रॉन। जिस तरह इंसान की जिंदगी की एक इकाई है ना, कि सेल पे जिंदा है, तो इसी तरह गुर्दे अपनी इकाई नेफ्रॉन पे जिंदा है। अगर इनमें किसी किस्म की खराबी पैदा होती है तो ऑटोमेटिकली जो नुकसान होगा वो यही होगा कि आपके गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। हम जिस माशरे में ज़िंदगी को जी रहे हैं उस माशरे में सबसे बड़ा हमारा मसला है डिप्रेशन और ज़हनी दबाव का, कि हर फर्द अपनी ज़िंदगी में परेशान है, परेशान हाल है, दुखी है। उसको 10 मसले हैं, कहीं फाइनेंशियली मसला है तो कहीं पे रिलेशन का मसला है, तो कहीं पे आप देखें तो मुख्तलिफ मसाइल का उसे सामना करना पड़ रहा है, जो वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर सर्व कर लेते हैं। और उसका नुकसान यही होता है कि वो खाना पीना कम कर देना या बेटाइम खाने पीने लग जाना, पानी का इस्तेमाल कम करना, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये चीज़ें फिर उसे आ लेती हैं। और जब आ लेती हैं तो सबसे पहला जो अटैक होता है और सबसे पहले जो मुतासिर होने वाली चीज़ें, मैं सामीन को भी बताना चाहूँगा, नाज़रीन को भी, कि वो गुर्दा ही है जो सबसे पहले मुतासिर होना शुरू होता है और आपको इंडिकेट करता है कि वो गड़बड़ कर चुका है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो एक बड़ी कॉमन लोगों को प्रॉब्लम है वो गुर्दे में पथरी का जो इशू है, और बड़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं जो अब यहाँ पर लोगों को जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें क्या हो सकता है, क्या कोई ऐसी मेडिसिन है बेसिक जिसकी वजह से अगर लोगों को पथरी की शिकायत है, जिनको अब वो साइज़ तो खैर वो बहुत सारे टेस्ट होते हैं फिर आपको पता चलता है, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो पथरी वगैरह निकल जाए ईजीली? ये एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसके हवाले से यही कहना चाहूँगा कि देखें, सबसे पहले अलामात को हमें देखना पड़ेगा और जो पेशेंट हमारा वर्क कर रहा है यानी उसकी वर्किंग है उसको देखना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा कुछ पेशेंट और कुछ ख़वातीन की हार्ड वर्किंग होती है घर में भी और बाहर भी, जिसकी वजह से बहुत बोझ और दबाव पड़ता है। तो इसकी पहली अलामत ये है कि गुर्दे के मकाम पे चुभन का होना। अच्छा, चुभन का होना, ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि ये पहली अलामत में पथरी की अंदर पथरी बन चुकी होती है, उसका सिग्नल आना चुभन के हवाले से शुरू हो जाता है। दूसरा होता है उस जगह का भारी हो जाना, यानी उठते बैठते में महसूस होना कि ये जगह मेरी वरम आ गया है या सोजिश इसके ऊपर जो है वो आ गई है। तीसरी इसकी अलामत बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि उठते बैठते चलते फिरते कमर के सेंटर में एक भारी दर्द शुरू हो जाना, एक टीसों वाला दर्द शुरू हो जाना, और इतना शिद्दत से होना कि आपकी चीखें निकल जाएं और पेशाब का रुक रुक के आना शुरू हो जाना, या जो है पेशाब दुरुस्त तरीके से ना आना। इसकी बड़ी वजह पानी टाइम से ना पीना, पानी को प्रोसेस नहीं करना, यानी हमारे जिस्म को 72 आवर्स जो है 72 आवर्स का 72% जो हिस्सा है हमारे जिस्म का जो है वो पानी पर मुश्तमिल है। सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक हमें जो है पानी की ज़रूरत होती है, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नहीं करते। बिल्कुल आपने ठीक है। और पूरा भी नहीं करते हैं और पूरा करना भी नहीं चाहते। बिल्कुल आपने ठीक है। बाबा, एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं, फिर गुफ्तगू कंटिन्यू रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीना बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा, क्या मसला है बताइए। जी, मुझे सलमान बाबा से बात करनी थी। जी, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलमान बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जी, आज आप क्लिनिक आएंगे? आज क्या है? क्या हाल है नीला, खैरियत से हो? ठीक ठाक जी, बिल्कुल इंशाल्लाह क्लिनिक में मुलाकात होगी आपसे। जी जी, मैं आपकी पीए बात कर रही हूँ। जी जी, बिल्कुल आपसे मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह ताला आज क्लिनिक पे। चलिए, जरूर मुलाकात। कभी मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल की। बहुत शुक्रिया नीला, थैंक यू। अच्छा, तो अब बात हो रही थी पथरी के हवाले से, जैसे आप बता रहे थे, मेडिसिन के हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ा सा बता दें, वो ज़रूरी है। अच्छा देखिए, पथरी की मैंने पहले भी यासिर जो कंडीशंस बताई हैं उसमें सबसे पहली कंडीशन है जो है कैल्शियम की।
हमारे साथ मसला ये होता है कि हम कैल्शियम की या तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं या हम उसको कैल्शियम को इस्तेमाल ही नहीं करते, जैसे दूध का इस्तेमाल हो गया या फलों का इस्तेमाल हो गया, हम बिल्कुल भी इस चीज़ को। अच्छा ये बाबा अब अच्छी आपने एक चीज़ इसको हाईलाइट किया, मैं चाहूँगा इसको थोड़ा और शामिल कर लें, क्योंकि कैल्शियम सप्लीमेंट में आजकल देख रहा हूँ बड़ी प्रमोशंस टीवी के ऊपर चल रही हैं, ये सब अभी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, कैल्शियम सप्लीमेंट तो यूज़ कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है आवाम को यही नहीं पता कैल्शियम होता क्या है। एग्जैक्टली, ज़रा ये बताइएगा। अब पता नहीं है कि गधा कैसे चलाना है, घोड़ा कैसे चलाना है, आपके हाथ में लगाम आ जाती है, आपने दौड़ाना शुरू कर देना है कि जो बॉडी बिल्डिंग और ये जो दूसरे एक इश्यू हो गया ना कि हमारी बॉडी बड़ी अच्छी हो जाए और हमारे जो पीस बॉडी के बन जाए, तो वो लोग ये समझते हैं कैल्शियम की वजह से बनता है। ये बहुत बड़ी भूल है जी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें प्रोटीन एक्टिवेशन की वजह से होती हैं कि आपके बॉडी में प्रोटीन की एक अच्छी मिकदार जब मौजूद होगी तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोटीन एक्टिव करोगे, ठीक है जी। तो कैल्शियम हमको जो वसूल होती है वो दूध से भी वसूल होती है, अंडे से भी वसूल होती है। हमें हर सफ़ेद चीज़ के अंदर जो खाने की चीज़ है, जैसे मूली है, सफ़ेद चुकंदर है, हमें इसके अंदर कैल्शियम ऑलरेडी मिल रही होती है। लेकिन बाज़ जिस्म कैल्शियम को अफोर्ड नहीं करते और वो वही मैंने बताया कि वो गुर्दे की तरफ जब उसे थ्रो करते हैं तो उसकी जो छलनी है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है। और वो फिर जब डैमेज होती है तो वो कैल्शियम के ज़रात को गुर्दों के अंदर क्रिस्टल फॉर्म के अंदर जो एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर जो एस्टैब्लिश वो भी कैल्शियम ही के एक किस्म में से है। लेकिन बेसिकली वो उन लोगों को ज़्यादा होती है जो नमक का इस्तेमाल जो ज़्यादा करते हैं। यूरिक एसिड उनके खून में बढ़ा हुआ होता है और ये ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है या उनको सिस्टोलिक बढ़ा हुआ होता है और डायस्टोलिक उनका डाउन। डाइट के जरिए न्यूट्रलाइज किया जा सकता है ऐसे इफेक्ट को, यूरिया को खास तौर पे जब ज़्यादा हो जाता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू डाइट? देखो यासिर, सबसे पहले तो अपने आप को आप कंट्रोल रखें, ठीक है, कि गुस्से को कंट्रोल रखें कि ये चीज़ आपकी हद से बाहर नहीं हो जानी चाहिए। कुरान में खुद अल्लाह करीम फरमाता है कि गुस्सा आएगा, फिर वो फरमाता है कि उसको कंट्रोल करो। यानी एक तरफ तो बता रहे कि एक चीज़ आ रही है और उसका आपको हल भी बता रहे हैं कि इसको आपने डिज़ोल्व करना है, इसको अपने ऊपर लेना नहीं है। और बेहतरीन इंसान है वो जो कि गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। जब आप इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो आपकी पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कूल रहेगी, ऐसे ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आप बिल्कुल हाई नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने वही कहा कि हम जिस माशरे में जी रहे हैं यहाँ का सबसे बड़ा मसला टेंशन और डिप्रेशन है कि बंदा ऑफिस जा रहा है तो अपने बॉस की बातें सुन रहा है, घर पे आ रहा है तो 10 मसले उसको सामना करना पड़ता है। इसी असना में वो खाना पीना और दूसरे इश्यूज को अपने जो है ना वो मिस कर जाता है। बिल्कुल ठीक है कि गुस्से में मैंने खाना छोड़ देना है, गुस्से में मैंने पानी नहीं पीना, गुस्से तो ये गुस्से को कंट्रोल करने से हमारी 90% बीमारियां जो हैं उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको अभी आपने हाईलाइट किया। और जो ईटिंग हैबिट्स हैं ये भी क्योंकि ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, ये भी एक बड़ी वजह बन रहा है जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ बीमारियां, ना सिर्फ किडनी का। अच्छा, ये डायलिसिस के हवाले से एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये है कि जो पेशेंट्स डायलिसिस के ऊपर आ गए हैं, क्या होम्योपैथिक के अंदर कोई ऐसी मेडिसिन है जो इस डायलिसिस के प्रोसेस को जो वीक में 2 या 3 सेशन अगर हो रहे हैं तो उसको जो है वो प्रोलॉन्ग कर सके? ये कभी वंस एंड फॉर ऑल ये मसला हल हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है यासिर। और मैं एक बार फिर यही कहूँगा, BBHDO के प्लेटफॉर्म्स के ब्लू बर्ड होम्यो डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से कि वाहिद होम्योपैथिक ही तरीका इलाज, वो वाहिद तरीका इलाज है कि जिसके ज़रिए डायलिसिस का भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है और गुर्दे की पथरी भी बहुत आराम और इत्मीनान से जो है वो निकल सकती है और बगैर किसी तकलीफ़ के ये मसला हल हो सकता है। डायलिसिस क्यों होता है जी और किस वजूहात पे होता है, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो शुगर है। जिन लोगों की जेनेटिक शुगर जिनको मौजूद है वो प्लीज़ अपने गुर्दों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल में गुर्दे शुगर डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से आपने अक्सर पेशेंट को शिकायत सुनी होगी, बार बार पेशाब का आना, पेशाब में जलन का होना, पेशाब में ब्लड का आना शुरू हो जाना। तो ये पेशाब की नाली यानी कि यूरेटर के ख़राब होने से नहीं है, ये जो शुगर की प्रॉब्लम चल रही होती है उसकी वजह से नेफ्रॉन ख़राब हो रहा होता है, डैमेज हो रहा होता है, वो झिल्ली डैमेज हो रही होती है और एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्कुल डैमेज हो जाती है, यानी इसकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है जी, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें ये बताता है कि भाई आपके गुर्दे तो सुकड़ना शुरू हो चुके हैं, यानी उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और अब वो अपने साइज से छोटे होने शुरू हो रहे हैं। हमें फिर फिक्र होती है और फिर सिर्फ एक ही चीज़ जहन में आती है, वो मौत, कि अब हमने ज़िंदा नहीं रहना और डायलिसिस होंगे, फिर कमज़ोरियाँ बढ़ेंगी और मैंने इस दुनिया से चले जाना है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको उसी वक्त ही डायग्नोज हुआ है तो आप फौरी तौर पे होम्योपैथिक
किसी भी अच्छे डॉक्टर से रब्ता कीजिए और फौरी तौर पे इस मसले का तदारुक करें। और डायलिसिस के लिए मैं इतना बता दूं कि अगर आप प्रॉपर 6 महीने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराते हैं दिल से, देखिए अप एंड डाउन हर इलाज में चलता है, कोई हमारा होम्योपैथिक जादू नहीं है कि कोई ऊपर से नहीं उतर के आ गया। जाहिर बात है एक इलाज है और इलाज को इलाज की तरह समझ कर करेंगे तो ज़्यादा आप फायदे में रहेंगे। लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि अभी लो अभी सेट हो जाना है, ऐसा ही। लेकिन मैं आपसे इस चीज़ की भी एक बिल्कुल वादा करता हूँ कि होम्योपैथिक में ऐसी दवाएं ऑलरेडी मौजूद है कि आप सामने बैठिए, अगर आपको अलामत मौजूद है, मैं खुद आपसे ये कहता हूँ कि गुर्दे की अलामत का मरीज़ आए, हम उससे ऑन द स्पॉट दवा देकर उसके दर्द को सेट करके देंगे। और सिर्फ होम्योपैथिक से, कि एलोपैथिक टैबलेट भी मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटा लेती है, या ड्रिप लगाने में भी 2-3 घंटे लगते हैं, फिर वो जाके सही होते हैं। हम आपसे सिर्फ 10 मिनट भी नहीं लेते और हम आपके दर्द को उसी वक्त ही होम्योपैथिक दवाओं से सही करके देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बाकी तरीका इलाज जो है बड़ा इफ़ेक्टिव है, लेकिन ज़रूरत जो है वो इस चीज़ की है कि पेशेंस रखे जाएं। और दूसरा ये कि हमेशा जब भी हम बाबा से बात करते हैं, सलमान से, तो वो यही बताते हैं कि आपने परहेज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। ऐसा ही है जी, क्योंकि परहेज़ का यहाँ पे ख्याल नहीं रखा आज मैं जो परहेज़ के ख्याल की बात है ना, आज मैं यासिर से कहूँगा कि वो जो मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, आज वो यासिर बताएंगे आप। हाँ बिल्कुल जी। कोई परहेज़ जो है वो हमेशा जब भी हम बात करते हैं ऑफ कैमरा, जब भी डिस्कशन होती है ये कि परहेज़ जो है वो इसको रखें, अपने मुंह को हमेशा बंद रखें। सबसे बेहतरीन तरीका इलाज ये है कि ये दोनों होंठ हैं उनको मिलाकर अगर आप रखेंगे तो आप हमेशा जो है वो महफूज रहेंगे। वो जो ईटिंग हैबिट सही होंगी, अगर कंट्रोल होगा तो यकीनन फिर चीज़ें ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और जंक फूड वगैरह और कोल्ड ड्रिंक से इससे इकतबास करें, क्योंकि केमिकल ही है जो नेफ्रॉन को तबाह करता है। और ज़्यादा हमारी ओवर ईटिंग जो है वो हमें नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जिगर जब ख़राब होगा तो गुर्दे ऑटोमेटिकली प्रेशराइज होंगे और उनमें सूजन और सोजिश आना शुरू होगी और हम डायलिसिस की तरफ और गुर्दे की पथरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें जी। और कॉल्स क्योंकि आ रही हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को जो है वो शामिल कर लिया जाए। तो अब कॉलर्स का जो है वो सिलसिला कंटिन्यू होगा और नीचे जो दिया गया नंबर है इसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे गुर्दे के अमराज के हवाले से अगर आपके पास सवालात हैं तो आप हमसे जो है वो बराह रास्त पूछ सकते हैं। तो सलमान, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो टेस्ट है, क्या इनिशियली कौन सा टेस्ट है? RFT हम हमेशा कहते हैं कि वो करवा लिया जाए ज़्यादा बेहतर है। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि टेस्ट ज़रूरी होता है? अच्छा, इसका सबसे पहले जो एक टेस्ट होता है KUB होता है, ठीक है जी। KUB जो टेस्ट होता है उसमें किडनी, यूरेटर, ब्लडर और ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि इससे पथरी का पता चल जाता है कि जो गुर्दे में पथरी है उसकी कंडीशन क्या है और किस जो है कंडीशन पे मौजूद है, कि क्या वो ऑपरेशन से ही दुरुस्त हो सकती है या हम उसको जो है वो दवाओं से बेहतर कर सकते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसपे होम्योपैथिक काम नहीं करती गुर्दे के हवाले से, कि अगर पथरी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है तो फिर वो उस पर हम भी हाथ नहीं रखते मरीज़ पे, क्योंकि वो फिर ये होता है कि वो हमें टाइम नहीं देता। लेकिन अब देखें, आप लेज़र ऑपरेशन कराते हैं जाके, आप गुर्दे का ऑपरेशन कराते हैं, तकलीफ़ें अजियतें उठाते हैं, अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको गुर्दे में ईचिंग और बर्निंग हो रही है, खिंचाव तनाव महसूस हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, तो आप क्यों नहीं रब्ता करते हैं? आप होम्योपैथिक किसी भी अच्छे से रब्ता कीजिए तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है इसका बड़ा फ़ायदा भी होगा और गुर्दे की पथरी बेहतर होना शुरू होगी। क्योंकि ये पथरी बड़ी तकलीफ़देह होती है, औरतों में और मर्दों में, बच्चों में भी ये चीज़ पाई जाती है, तो बड़ी तकलीफ़देह और शिद्दत के साथ होती है। और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह जो मेडिकल है उसमें तो सीधा सीधा कहते हैं या तो गुर्दा निकालो या फिर पथरी काट कूट के निकाल दो, लेकिन हम ऐसी अजियत अपने मरीज़ को बिल्कुल भी नहीं देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। जैसा अभी बात हो रही थी कि पथरी में ख़ास तौर पे जो है इसको एहतियात हमने रखनी है। और टेस्ट के बारे में भी आपको बता दिया गया है कि इनिशियली जब आपके पास आए आपसे रब्ता कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट्स वगैरह? बिल्कुल, मुझसे रब्ता अगर करना है तो मैं एक आसान सा अपने पेशेंट को एक आज रब्त बता रहा हूँ कि जो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बोर्ड ऑफिस नाज़िमाबाद पे होम्यो पॉइंट के नाम से एक जो है क्लिनिक है। आप वहाँ पे इतवार के रोज़ यानी इतवार को शाम 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक जो है मैं वहाँ पे इंशाल्लाह ताला मौजूद होऊंगा। तो आप मुझसे आके मिल भी सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं और अपनी जो डिस्कस है प्रॉब्लम्स के हवाले से वो भी कर सकते हैं। बोर्ड ऑफिस नाज़िमाबाद पे जो है, ये मेन नाज़िमाबाद के ऊपर बोर्ड ऑफिस पे ये होम्यो पॉइंट के नाम से एक पॉइंट मौजूद है होम्योपैथिक का। आप यहाँ पे मुझसे आके मिलें और अपनी जो भी बात है आप कर सकते हैं मुझसे आके। ठीक है जी, चलें एक ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के अच्छा कॉलर हैं, चलें कॉलर को शामिल कर लेते हैं। कॉलर्स की वजह से ही मैं चाह रहा था कि ज़्यादा उनको शामिल कर लिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
से बात कर रहे हैं। अच्छा जी, फरमाइए क्या कहेंगी? जी, डॉक्टर सलमान सिद्दीकी से आपसे मशवरा करना था, उनका प्रोग्राम चल रहा है। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। जी कहिए, अस्सलाम वालेकुम। जी, डॉक्टर सलमान सिद्दीकी होम्योपैथिक से बात करनी है, वो लाइव कॉल। आप लाइव इस वक्त उनसे बात कर रही हैं, आप इस वक्त आपकी लाइव आवाज़ हैं, सुन आपसे रहे हैं, बात लाइव कर रहे हैं प्रोग्राम जी। में आपकी आवाज़ सुन रहे हैं वो। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? अच्छा सर, मेरा बच्चा है, वो मेरी बच्ची है 6 माह की। जी जी, तो उसके पट्टों में खिंचाव है पैदाइशी तौर पे बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है। वो सीधी नहीं कर रही, टांगे वो अपनी सीधी नहीं करती। अच्छा मुझे बताइए, ये आपकी पहली बच्ची है या और भी बच्चे हैं आपके? सर मेरा 4 बच्चे हैं, 2 ठीक है, पहले बच्चे में भी यही प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, ये 6 महीने की उम्र है बच्चे की? जी, बच्ची की उम्र 6 माह है। अच्छा, आप कोई जी जी, मतलब ये कि ये फीड वगैरह नहीं कर रही है किसी भी किस्म से? जी, क्या नहीं कर रही? फीड नहीं कर रही है, आप बता रही ना कि कुछ खा पी नहीं रही है, फीड नहीं कर रही है। नहीं नहीं सर, फीड कर रही है, जी। कर रही है, लेकिन ये खा पी ठीक रही है। डॉक्टर ये न्यूरो सर्जन से बात की है, ऑर्थोपेडिक से बात किया, उन्होंने एक्सरसाइजेस बताई है, लेकिन मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा ठीक है, ज़रूर मैं अभी आपको अच्छी सी इसके लिए दवा बताता हूँ बच्ची के लिए, ताकि आप इसे इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह अल्लाह करीम शिफा देंगे। जी सर, मिलेगी कहाँ से ये दवाई? जी, ये होम्योपैथिक स्टोर से मिलेगी जी। मैंने अभी आपको बताया, होम्यो पॉइंट है नाज़िमाबाद में। नहीं, ये गुजरात से कॉल करी। अच्छा, गुजरात से कॉल करी तो किसी भी होम्योपैथिक अच्छे स्टोर से आपको ये दवा इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। ये आसानी से मिल जाएंगी जी इंशाल्लाह। जी, गुजरात में होम्योपैथिक भी है, गुजरात वालों से भी, होम्योपैथिक गुजरात से भी, सब जगह से आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। होम्योपैथी के जो स्टोर्स हैं, जो फार्मेसी के, वहाँ से ये बिल्कुल, आपको आसानी फार्मेसी से से मिल मिल जाएगी। जाएगी। अभी आपको बताते हैं जी। अच्छा देखें यासिर, ये बड़ा ही एक ये भी मैंने पहले कहा नहीं, भी बड़ा तवील सब्जेक्ट है ये भी, बड़ा एक और खास करके एक पहले ब्रेक स्पेशल ले लूँ, बच्चों उसके का। बाद फिर इसके ऊपर बात कर लें। हाँ ठीक है, चलिए बिल्कुल एक जरूर छोटी जी। सी ब्रेक लेते पहले हैं, चलते हैं जी ब्रेक पे। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ठीक आप है जी, देखते रहें इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ गुर्दे के अमराज के हवाले से। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उनसे हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, जिन चीज़ों का आपने तस्करा किया वो ज़रूरी है लोगों के लिए समझना, और आपने कहा कि होम्योपैथिक के अंदर ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको फ़ौरन जो है वो रिलीफ अल्हम्दुलिल्लाह, दे सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, जवाब आप दे रहे थे ख़ास तौर पे उस बच्चे के हवाले से जिसका क्वेश्चन आया था। जी मैं चाहूँगा बिल्कुल, उस उसको बच्चे के हवाले से मैं, एक मेडिसिन है किलकेरिया कार्ब के नाम से जी। ये 30 पोटेंसी में रोज़ाना इस बच्ची को जो है आप 5 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में डाल के दें। इसके अलावा जो है किलकेरिया फास्ट टैबलेट में ले लें 6x में, विल्मार शॉबी की ले लें या पाकिस्तानी किसी भी कंपनी की ले लें, और 6 गोलियां दिन में 3 मरतबा खिलाइए। 6 महीने तक रेगुलर ये दवा दीजिए। इंशाल्लाह किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बच्चा खुद अपनी नेचर और कुदरती नेचर के ऊपर जो इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह और भी जो मरीज़ हों, ऐसे बच्चे ख़ास तौर पे अगर वो ये देख रहे हैं, तो ये अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं जब तक, देखें अभी उन्होंने हमें पूरी तफसील बताई, हमने उन्हें बेहतरीन दवा बताई। अभी से हमें कहते हैं कि बच्चा दिमागी तौर पे कमज़ोर है तो हम थोड़ी एडजस्ट कर सकते थे कि इसको दवा कौन सी देनी पड़ेगी। उन्होंने तफसील बताई तो हमें ये, अब होम्योपैथिक का 70% ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा अलामात सामने नहीं होती और दवाएं दी जा रही होती है तो वही चीज़ें फ़ायदा नहीं करती, जिसकी वजह से होम्योपैथी नेगेटिव हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और मैंने आपसे हर प्रोग्राम में एक ही बात कहता हूँ कि BBHDO की जो तंजीम साजी का मकसद सिर्फ यही है कि डॉक्टर्स में इन्वायरमेंट पैदा करना है, डॉक्टर के अंदर वो बातें पैदा करनी है कि वो सही तशखीस कर सकें और सही दवा को जो डायग्नोस कर सकें और मरीज को फ़ायदा होम्योपैथिक की तरफ से पहुंचा सकें। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डायग्नोसिस अगर ठीक है तो मेडिसिन उसमें मौजूद हैं, तमाम तरह की मेडिसिन है और हर तरह की बीमारी, हर तरह की बीमारी सिवाय मौत के तमाम बीमारियों की दवा अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में मौजूद है। बिल्कुल, तो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे उनको रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इसमें पेशेंस होते हैं। अच्छा, एक परसेप्शन ये डेवलप हो गया हुआ है, इसको दूर करने की ज़रूरत है कि इसमें इलाज बहुत देर तक चलता है शायद, और हर बीमारी में ऐसा ही होता है कि अगर किसी बीमारी के इलाज के लिए जाएँ तो तकरीबन इसमें महीने 6 महीने जो है वो इससे ज़्यादा लग जाते हैं। ये तासुर क्यों मिलता है और दिया क्यों जाता है, ये ज़रा समझाइए।
तासुर की अगर मैं बात करूं तो बस इतना समझ लीजिए कि हमारा जो तरीका है इलाज है ये आखिर में आया। ठीक है, सबसे पहले तिब था, फिर उसके बाद जो है एलोपैथिक आया, फिर होम्योपैथिक आया। तो जब तक होम्योपैथिक आया, एलोपैथिक अपनी रूट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर चुका था। अच्छा, एक चीज़ की मैं ज़रा वजाहत कर दूं, जो अभी हमारी बहन जो कॉल कर रही थी गुजरात से, ऊपर जो दिया गया नंबर है ना, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है, ये डॉक्टर साहब के जो है वो नंबर है। अगर आप इस दवाई के मुतालिक अगर जानना चाहती हैं मज़ीद, आप उनके इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। आपको जो है वो सारी तफसीलात भेज भी देंगे, मेडिसिन भी आपको बता देते हैं, आपको नाम लिख कर और बता देंगे उसका तरीका इस्तेमाल किस तरह है। तो इंशाल्लाह आप फिर उसके बाद इस्तेमाल करें और फीडबैक दें। बार बार कॉल आप करने से जो दूसरे लोग जो कॉल कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉल जो वो आती हैं, तो मुश्किल होता है उसको मैनेज करना। तो जो दीगर जो कॉलर्स हैं जो बात करना चाह रहे हैं ख़ासतौर पे किडनी के हवाले से, उनको कोशिश कर रहे हैं कि मौका दें। कॉलर्स हैं तो जल्दी जल्दी फिर शामिल कर लेते हैं ताकि उनसे बात की जा सके और फिर उनके सवालात को शामिल किया जा सके। जी डॉक्टर जी, मैं बात कर रहा था मेडिकल के हवाले से। तो सेकंड मेडिकल ट्रीटमेंट, थर्ड हमारा ट्रीटमेंट आया। तो वो थर्ड क्या है, हमें तो थर्ड लाइन पे लगा दिया गया। अब लोगों के जहनों में ये कॉन्सेप्ट है कि एक इंजेक्शन अगर वो लगाते हैं तो बिल्कुल फिट हो जाते हैं, या एक गोली खाते हैं तो बिल्कुल फिट हो जाते हैं। ठीक है जी, हमारा वो कॉन्सेप्ट था पहले के छोटी मीठी गोलियों में दवाएं दी जा रही हैं तो बड़ा लंबा। अब देखिए कॉन्सेप्ट तब्दील हो चुका है। अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अब माशाल्लाह बहुत अच्छी पैकिंग में होम्योपैथिक दवाएं आना शुरू हो गई हैं। होम्योपैथिक सिरप्स हैं, होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं। हर लिहाज से हम पूरा मुकाबला कर रहे हैं कि हम पूरे तौर पे होम्योपैथिक को जो है लेकर चल सकें और अच्छे तरीके से हम अपने मरीज़ तक बेहतर तरीके से जो है इसकी खिदमत पहुंचा सकें। बेसिकली होम्योपैथिक डिपेंड करता है सिंगल रेमेडी के ऊपर, यानी कि एक मर्ज़ की एक दवा के ऊपर जो है रेमेडी डिपेंड करती है हमारी। और तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम बेहतर तरीके से अपने मरीज़ को दुरुस्त आगाही दें, बेहतरीन तशख़ीस करें और अच्छी दवा तशख़ीस करें उनके लिए। ठीक है, कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। फरमाइए, मसला बयान कीजिए। जी, डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। आपकी आवाज़ सुना है बीबी, जल्दी से सवाल करें। जी, वो डॉक्टर साहब, मुझे ना नज़ला बहुत रहता है, मेरे नाक का गोश्त भी बढ़ा हुआ है और नज़ला ना सर में जाम हो जाता है, बहुत तकलीफ है। जी बिल्कुल, इस वक्त आवाज़ से भी आपको लग रहा है कि इस वक्त आपको अभी भी नज़ला मौजूद है। कितनी उम्र है आपकी? जी, मेरी 32 साल। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? जी जी। अच्छा, हाउस वाइफ है या जॉब वगैरह करती हैं? नहीं, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। ठीक हो गया भाई। अच्छा, ये आपको पूरे साल इसी तरह का मामला रहता है या खास करके मौसम की तब्दीली से? मौसम की जब तब्दीली होती है तब तो ज्यादा होता है, वरना तो 24 घंटे नज़ला ही रहता है। यानी नाक बहती है, हलक में गिरता है नज़ला आपका? हलक में गिरता है नज़ला। ठीक है, मैं अभी आपको मेडिसिन बताता हूँ इसकी इंशाल्लाह। जी, ये भी बहुत ही एक सारे मौजू आजकल तवील गुफ्तगू वाले आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल इनकी अलामात के मुताबिक जो इन्होंने बात बताई उसके लिए हमारे पास दवा है काली बाइक के नाम से। ठीक है। काली बाइक 200 पोटेंसी में आप लें, सुबह दोपहर शाम इसके 15-15 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर इस्तेमाल करें। जर्मनी की लेना चाहे जर्मनी की ले लें, पाकिस्तान की लेना चाहे पाकिस्तान की ले लीजिए, दोनों में कोई इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन बस बात वही है, डब्बे वाला दूध डब्बे वाला होता है और खुला दूध खुला होता है। बिल्कुल ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। बिल्कुल ठीक है। तो मेडिसिन जिसके बारे में बताया गया है, ऊपर दिया गया नंबर है, अगर आप इसके ऊपर मैसेज करेंगे तो आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से जो वो दी जा सकती है। आसान सा नाम है काली बाइक, तो आप ये जाकर जो है वो बाज़ार से ले सकते हैं। ख़ासतौर पे जो होम्योपैथिक के जो फार्मेसी स्टोर्स हैं वहाँ पे तमाम मेडिसिन जो है वो अवेलेबल होती हैं, वहाँ से आप इसको लें और इस्तेमाल करें और उसके बाद ज़रूर फीडबैक दें। एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से बात कर रहा हूँ। फरमाइए, क्या मसला है? जी जी। मेरे कब की शिकायत मुझे रहती है। मेरी उम्र 70 साल की है। अच्छा भाई, आपकी उम्र कितनी है और काम क्या करते हैं? काम तो फिलहाल रिटायर है, घर में बैठे हुए। हाय हाय हाय, रिटायर है। अच्छा जी, और वैसे पहले क्या काम कर रहे थे आप? 70 साल की उम्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप पहले क्या काम कर रहे थे रिटायरमेंट से पहले? गवर्नमेंट? जनरल स्टोर। अच्छा, जर्नल स्टोर कर रहे थे। ठीक है जी, मैं आप जी जी चलें, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छी सी दवा बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब ये जो जर्नल स्टोर कर रहे हैं ना, इसकी एक अलग लॉजिक है। जो जर्नल स्टोर पे काम करते हैं ना, उसका माइंड उधार पे भी चल रहा होता है, कैश पे भी चल रहा होता है, पेमेंटें भी करनी होती है, देनी भी लेनी। अब इसमें क्या होता है कि जो दिमाग के मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो एक जगह ब्रेक नहीं कर पा रहे होते, वो डिस्टर्ब, यानी दिमाग डिस्टर्ब होगा तो सीधा जाके मैदा आपका डिस्टर्ब होगा और ऐसे पेशेंट एंजाइटी का ज़्यादा
जो वो शिकार होते हैं। और ऐसे लोग फिर फैसला करने में बहुत कड़क रहते हैं। यानी अभी 70 साल के हो गए लेकिन माशाल्लाह यंग तरंग इनकी जो आवाज़ है। तो इनके लिए नक्स के नाम से, नक्सोमेका के नाम से हमारे पास ड्रॉप्स हैं। दिन में 3 मरतबा 15-15 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पिए। और लूजी टैबलेट जो है ये रात को सोते हुए चबा कर खा के नीम गर्म दूध या पानी पे इंशाल्लाह 3 महीने तक इसका इस्तेमाल रखें, पूरी ज़िंदगी के लिए कब्ज़ से जान छुटा लें। जान छूट जाएगी। बहुत अच्छी बात और ये होम्योपैथी की बहुत ही मयारी दवा है जो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। ऊपर जो नंबर दिया गया, अगर आप इसके ऊपर मैसेज करेंगे, रब्ता करेंगे तो आपको इसके बारे में मजीद बता दिया जाएगा। दवा के बारे में हो सकता है कि वो आप समझ में ना आई हो कि दवाई क्या है, लेकिन इसके बारे में इंशाल्लाह। और अगर आप कराची में हैं, दवा लेना चाहते हैं, तो मैंने मरकज़ बता दिया होम्यो पॉइंट नाज़ाबाद में बोर्ड ऑफिस पर मौजूद है। ये होम्योपैथी की मार्केट में है होम्यो पॉइंट के नाम से। ये दवाई यहाँ से भी अवेलेबल हो सकती है। और मुझसे अगर मिलना है तो मैं होम्यो पॉइंट पे बैठा हुआ इतवार 4 से रात 8 बजे तक, तो बिल्कुल मुझसे भी आके मिल सकते हैं। चलिए, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आप कोई और किसी बीमारी के हवाले से अगर बात करना चाहें तो आप उनसे खुद डॉक्टर साहब से जो रब्ता कर सकते हैं। और मेडिसिन के हवाले से आपको बता दिया कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सारी मेडिसिन जो है वो दस्तियाब है, आपको आसानी मिल जाएंगी। तो ये बड़ा आसान है। और ये सबसे अच्छी बात है, आपने अभी कही है कि इससे वंस एंड फॉर ऑल जो है ये मसला हल हो जाएगा। वरना किसी भी मेडिसिन में, किसी भी तरीका इलाज के अंदर ये बहुत कम होता है, या हम देखते हैं कि कभी भी कोई इस बारे में बात नहीं करता कि मसला वंस एंड फॉर ऑल जो है वो सॉल्व हो जाएगा, या कभी भी आपको दोबारा टोटल सॉल्व होगा। क्योंकि हम नेचर पे काम कर रहे हैं ना, हम माइंड नेचर पे काम कर रहे हैं, हम दिमाग पे काम कर रहे हैं। बंदे की हमें नहीं लेना देना, हमें ये देखना है कि वो अपर से क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और दिमाग ही जो है वो पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा होता है। तो डिप में जाके उसने क्या नुकसान देना है, हमने सिर्फ उसको देखना है और अपने मरीज का जो है वो इलाज करना है। ये बहुत अच्छी बात है कि पेशेंट का इलाज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है कि आपने पहले डायग्नोस किया कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या और किस वजह से ये आपको जो है कॉन्स्टिपेशन हो रही है। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जिसमें से वन ऑफ द रीज़न कुड बी कि आपको जो है वो ये ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। ये नेचर ऑफ जॉब जो है वो बड़ी नेचर और जॉब बहुत डिपेंड बिल्कुल ठीक कहा है। तो ये सबसे ज़्यादा जो डिप्रेसिंग जॉब है, जो सबसे ज़्यादा जिसमें स्ट्रेस आपको लेना होता है कैमरे के सामने बैठ के, वो ज़्यादा ये बड़ी ख़तरनाक है। चलें जी, तो कॉलर्स को शामिल कर रहे हैं। कॉल्स आप कर सकते हैं, नीचे दिया गया जो नंबर है स्क्रीन के ऊपर, जो नीचे नंबर चल रहा है इसके ऊपर आप कॉल करें और कॉल करके जल्दी जल्दी प्रोग्राम में शामिल हो। वक्त हमारे पास कम है, कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को मौका दें और उनके जो है सवालात को शामिल कर लिया जाए। आज हमारी बात हो रही थी किडनी के हवाले से, बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की है। और अगर इसके ऊपर कोई चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप जो है वो हमसे बात कर सकते हैं। सलमान सिद्दीकी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा और गुर्दे के हवाले से ख़ास तौर पे आज बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने तमाम चीज़ें आपको बताई हैं कि किन किन चीज़ों से आप जो वो बचा जा सकता है। गुर्दे के हवाले से, पथरी के हवाले से, जी गुर्दे की पथरी के हवाले से यासिर पूरी तरतीब से बताया कि गुर्दे की कंडीशंस का, गुर्दे क्या फेल अदा करते हैं, गुर्दे किस तरह से बनते हैं, गुर्दों की किस तरह से मेकिंग टेकिंग होती है। अब डिपेंड करता है, जब आप एक गाड़ी खरीदते हो तो उसका कितना ख्याल रखते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है। जब आप उसका ख्याल नहीं रखोगे तो जाहिर सी बात है कि वो नुकसान आपने ही उठाना है। चाहे उसको सही कराने की सूरत में हो या मैकेनिक को बुलाने की सूरत में हो कि भाई तू आ जाओ और आके इसको जो वो सेट कर दें। तो अपने गुर्दों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये अल्लाह की दीवी बड़ी अनमोल और बड़ी अजीम नेमत है। और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, के अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और उसकी कुदरत का एक नमूना जो अल्लाह ताला ने आपको ये गुर्दे दिए हैं, तो आप इसका ख्याल रखिए, उसकी कुदरत का ख्याल रखिए। चलें, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जनाब वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए, मसला बयान कीजिए। भाई ज़रा ज़ोर से बोलिएगा। जी अब आइए। समझ में आ रही है क्या? अच्छा भाई, अब एक काम करें, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। मेरा ये नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे मुझे रब्ता कर लीजिएगा, तो मैं आपके बाबा को से डिस्कस कर लूंगा, मैं जो भी मामला प्रोग्राम के बाद कीजिएगा। लेकिन प्रोग्राम के बाद अगर आप कॉल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा अच्छा होगा। ऊपर दिया गया नंबर है ना, अगर आप डायरेक्ट रब्ता करना चाहते हैं। आवाज़ अभी समझ नहीं, हाँ आवाज़ आपकी क्योंकि समझ नहीं आ रही, वरना इसको प्रोग्राम में ही शामिल करते और ज़रूर इसका जवाब देते।
और इसी तरह क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस तरह के सिमिलर मसाइल होते हैं बीमारियों के हवाले से, तो एक का जब जवाब दिया जाता है उसमें बहुत सारे लोगों को यकीनन जवाब जो है वो मिल जाता है। तो कॉलर्स को हम शामिल कर रहे हैं। और एक चीज़ गुजारिश ये है कि जब इससे पहले भी प्रोग्राम के आगाज़ में जिसका तस्करा किया गया कि प्रोग्राम में कॉल करते वक्त टीवी के ऊपर अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश ना करें, उसमें ताख़ीर होती है। जब आवाज़ आप वापस सुनने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर आपसे ठीक तरह से बात नहीं हो सकेगी। मुख्तसरन अब बयान कीजिए, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? फरमाइए क्या कहना चाहेंगी? आपकी आवाज़ सुनना है, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का करम है। जी वो ना मेरे कजन अच्छा, के ये दांत में ना कैविटीज हो गया, तो उसके लिए बता दें। क्या हो गया? कैविटीज नहीं समझ पा रहा, वो टीवी पे आवाज़ सुनने की कोशिश करिए बहन। टीवी के ऊपर अभी आपको समझाया है टीवी कि की अगर वॉल्यूम आप कम करो और फिर टीवी की मुझे आवाज़ जल्दी से बंद कर दें, टाइम थोड़ा रह गया, आपकी कॉल फिर ड्रॉप करनी पड़ेगी। बताइए, जल्दी बताइए, ऊंची बात करें थोड़ा। जी मेरे कजन के दांत में ना कैविटीज हो गया, उसके लिए बता दें। अच्छा, दांतों पे कैविटीज हो गई है, बस ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। जी वो साउंड एक तो टीवी की भी चल रही है, टीवी की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही थी वो। जी अच्छा, कैविटीज़ के हवाले से हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त मर्डर टिंचर है प्लांटिगो के नाम से। तो कोई भी टूथपेस्ट हो या कोई भी टूथ पाउडर हो, उसके अंदर इसके 2 कतरे डालें और उसको मिक्स करके अगर ये फ्लोराइड वाले क्यों ना? जी हाँ, तो फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लोराइड वाले से बेहतर है कि मैं आपको बड़ा आसान सा इसका एक तरीका बता देता हूँ कि लेमन का जो एक रस होता है, लेमन का रस आप ले लें और उसको भी आप अपने दांतों पे लगा सकते हैं, जिससे आपके जो कैविटी है वो दांतों से खत्म हो सकती है। नहीं तो चॉक पाउडर आता है, बेजरर होता है ये, ठीक है जी। चॉक पाउडर में आप वो जो दवा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लांटिगो के 2 कतरे डालें, मिक्स करें और दांतों पे उसको लगा के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। सारा मैल और सारी कंडीशन सब निकल आएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है जी, इस चीज़ का ख्याल रखें। और इसके ऊपर भी एक बड़ा डिटेल टॉपिक है, हाँ ज़रूर जी, बात करेंगे जी फ्लोराइड के ऊपर। जी चले, एक और कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी सर, मैं इस बात कर रही हूँ कराची से। मेरे हस्बैंड का मसला है कि उसके ना घुटने की पीछे की तरफ जोड़ पे ना गांठ, तो पहले तो उसमें दर्द नहीं होता था, अब उसमें दर्द होता है और प्लस ये कि उनकी कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा है। लेफ्ट वाले में, राइट वाले में? जी उल्टे हाथ पे। आपके हस्बैंड काम क्या करते हैं? जी वो बैंक में जॉब करते हैं। यानी बैठे रहने का काम है ज्यादा, उनके ऑफिस वर्क है? नहीं, वो आउटसाइड का काम करते हैं। अच्छा, बाइक ज्यादा चलाते हैं? हाँ, बाइक पे भी काम होता है, इंडोर भी काम होता है, आउटडोर का भी काम होता है, मिक्स करते हैं वो। ठीक है जी, ठीक है, मैं अभी दवा बताता हूँ उनके लिए। इनके लिए दवा हमारे पास अलामात के हवाले से किलकेरिया फ्लोर है, जो 6x पे इनको कंटिन्यूसली 6 महीने तक इस्तेमाल करनी होगी और ये इस मर्ज से बिल्कुल जान छुटा लेंगे। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि गांठ थी या नहीं थी और जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ सेब का रोज़ाना इस्तेमाल करें, जिससे प्रोटीन और लहमियात इनको इंशाल्लाह ताला मिलेंगे और काफ़ी एक्टिव रहेंगे ये। ठीक है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है जी, जिसके बारे में अभी बताया गया। और अगर समझ में नहीं आता, ऊपर दिए गए नंबर हैं, बार बार ये डॉक्टर साहब के नंबर हैं, इसके ऊपर आप रब्ता कर लें, आपको डिटेल जो है वो बताती जाएंगी। मेडिसिन के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। कॉलर्स को जो है वो हाँ, ये ज़रूरी है कि तेज़ बात करें और टीवी की आवाज़ बंद करके बात करें, ये भी साथ इनको बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, क्या कहना? टीवी ऑन किया, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो मेरे अच्छी बात जो है वो गुर्दे फेल है। अच्छा, क्या मसला है? ब्लड प्रेशर की वजह से दोनों गुर्दे फेल हो गए थे। अच्छा, अल्लाह खैर करे। अच्छा, अभी क्या ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? कोई डायलिसिस वगैरह हो रहा है? जी डिलेसिस हो रहे हैं सर, डिलेसिस हो रहे हैं। कितनी बार होता है हफ्ते में? 8 माह हो गए। 8 माह से हो रहा है? जी। अच्छा, और शुगर अभी कैसी है, कंट्रोल में है या अभी भी मामला ख़राब है? जी ब्लड प्रेशर अभी कंट्रोल में होता है। अच्छा, अभी कंट्रोल में है। ठीक है जी, आपको मैं बहुत अच्छी सी दवा बताता हूँ, जिससे मुझे उम्मीद है कि डायलिसिस भी कंट्रोल हो जाएंगे और एक वक्त होगा कि डायलिसिस बिल्कुल जो अल्लाह की रहमत से खत्म हो जाएंगे। बर्बरिस एगरस 200 पोटेंसी में लें
सुबह दोपहर और शाम इसके 10-10 कतरे लें। इसके साथ साथ एक मेडिसिन है हमारे पास परेरा ब्रावा, इसके मदर टिंचर के 10 कतरे रोजाना रात में इस्तेमाल करें। देखिए हम 8 महीने से डायलिसिस करा रहे हैं, तो हमें भी कोई 2-3 महीने थोड़ा सा दे दीजिएगा कि हम भी इसको कर दे, तो इससे इंशाल्लाह आपके डायलिसिस अगर 3 हो रहे हैं तो 2 और 2 से 1 और 1 से 0 और 0 पे आ जाएंगे, और यकीन जानिए कि आपके डायलिसिस बिल्कुल सही भी हो जाएंगे और शुगर भी नॉर्मल रहेगी। लेकिन कम से कम आप 6 महीने का एक टारगेट रखिए और साथ साथ डायलिसिस कराते रहे, ये नहीं कह रहे कि ना करें, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर आपको खुद कहेगा कि भाई अब जरूरत नहीं है, अब बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। बर्बरिस बैगरेस 200 पोटेंसी में लेना है, मदर टिंचर में नहीं लेना है। ठीक है, वो नंबर स्क्रीन के ऊपर जो लगा हुआ है ये आपने नोट करना है। इसके ऊपर आप अगर कॉल करेंगे, जैसे दवाई अगर आपको समझ में नहीं आई है, मिल जाएगी आसानी से, ये मुश्किल नहीं है। वहाँ पे भी चकवाल के अंदर भी इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी। नहीं मिलते तो फिर आप बताइएगा, कुछ ना कुछ यहाँ से इंतजाम भी जो वो कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये ज़रूरी है। ऊपर वाले नंबर पर आप डॉक्टर साहब का नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज कर दें व्हाट्सएप के ज़रिए, तो आपको जो है वो डिटेल भी बता देते हैं। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आपको इमेज भी भेज देंगे, तस्वीर वगैरह उसकी जो है वो भेज देते हैं, ताकि आप बाज़ार में उसको दिखा के जो है वो दवाई ले लें। ये ज़्यादा आसान तरीका है, आप वहाँ से जो है अपने एरिया से उसको ख़रीद लें और फिर इस्तेमाल करें। जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको जो है वो जितना आपने उधर इलाज करवाया, इधर थोड़ा सा करवा कर थोड़ा सा टाइम दे देना। अभी तो हालात ये है कि आपका मतलब डायलिसिस हो रहे हैं, तो अब कम से कम टाइम दें, इंशाल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच सलमान सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे शरीक हुए। कॉलर सब बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोगों को जो है वो कोशिश करते हैं कि शामिल कर लें, लेकिन बार बार ये गुजारिश करते हैं कि मुख्तसर बात करें, अपना मसला बयान करें। जैसे अभी 2-3 कॉलर्स ने बिल्कुल टू दी पॉइंट बात की है और उनको फ़ौरन जो है वो बता दिया गया। अच्छा, अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो उसमें देखने से रह गई है, तो ये यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम जो है वो आपको अवेलेबल होगा, आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं दवाई के हवाले से, जैसा बताया है, या परहेज़ के हवाले से, अगर आप कोई चीज़ ऐसी मिस कर गए तो आजकल बड़ा आसान है, यूट्यूब के ऊपर कुछ देर बाद प्रोग्राम अवेलेबल होगा। आज की तारीख लिखकर आप गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर आप लिखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो स्क्रीन पर आ जाएंगी आपके, और इंशाल्लाह फिर आप जो है वो इसको देख भी सकते हैं। और सवाल अगर आपको इस हवाले से कोई है या जो आज शामिल नहीं कर सके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो कमिंग आज ही के दिन होगा, थर्सडे को स्केड्यूल प्रोग्राम होगा, उसके अंदर जो है वो इंशाल्लाह वेंसडे को, सॉरी मैं थर्सडे कह गया, थर्सडे को भी दूसरा हमारा एक प्रोग्राम है, वेंसडे को जो है इंशाल्लाह स्केड्यूल प्रोग्राम होता है हमारा, उसके अंदर हम शामिल करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको उसको तफसील से जवाब देंगे। यहाँ पे इजाज़त लेने का वक्त है, लेकिन कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।